नीतीश को जे लोग पीछे में 3.5 आदमी है, अगर राष्ट्रपति शासन हुआ तब भी, आज चुनाव हार गया तब भी, ये 3.5 आदमी सबसे पहले भागा देगा। पलायन रोकने की बात जिस तरह से की जाती है, तो क्या ये सब एक झूठ मूठ का सपना दिखाने की बात करते हैं लोग? बिहारियों को ठगता है, मूर्ख बनाता है। बिहारी मूर्ख अब नहीं है। तेजस्वी में एक आकर्षण पैदा हुआ है लोगों में, खास करके युवा में। तो जब युवा शक्ति खड़ी हो जाती है तो वहीं से बदलाव शुरू होता है। तो ये है इस बार चिराग पासवान वही करता जो बीजेपी करती है। वो नीतीशों को भी डरवाता है। चिराग पासवान को हम तो वो भी पाँव ऐसे दबाता था ना। अभी सर वोटर वेरिफिकेशन को लेकर आप लोग काफ़ी मुहिम चलाए हुए हैं और इससे नाराज़ भी हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू पूरी तरह से खामोश है। उनके जो और दूसरे सहयोगी हैं, जो खास करके जीतन राम मांझी हुए, चिराग पासवान हुए, जो खुद को दलित नेता कहते हैं, वो चुप हैं। उन्हें नहीं लग रहा कि गरीब गुरबा के वोट पर कुठाराघात हो रहा है। आप ही लोग को चिंता ज़्यादा क्यों है? चिंता ज़्यादा इसलिए है कि हम जिसके लिए फिक्रमंद है, समाज के जिस वर्ग के लिए, उसका वोट कटेगा, निश्चित कटेगा। पूरा एक षड्यंत्र रचा गया है। षड्यंत्र है, प्रपंच है, छल है, भूमिका है। इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगता था पहले, पॉलिटिकल पार्टी तो इलेक्शन कमीशन सफाई देता था। इस बार इलेक्शन कमीशन मतदाता आमने सामने है। तो आप लोग पूरी तैयारी में हैं कि मतलब बीजेपी को मार? जनता तैयार है। क्या लगता है कि इस बार जो है भीड़ वो वोट में कन्वर्ट होगा और तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की जनता के लिए एक उम्मीद है? इस बार का जो वोटर है वो बहुत एक्टिव है, मुखर है, डबल गेम खेल रही है। डबल गेम। तो जीत हमारी है, अर्थमेटिकली भी और सोशली कैलकुलेशन से पर भी जीत है हमारी। तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना है। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं अनॉट, जहां हम खोलने की कोशिश करते हैं जटिल और पेचीदा गांठें। अनॉट में आज हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी। मंडल की पहचान खाटी समाजवादी नेता की है और 1965 से ही समाजवादी आंदोलनों से जुड़े रहे हैं और देश के ज़्यादातर समाजवादी आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभा चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि मंगनी लाल मंडल के बारे में कहा जाता है कि ये जितने लालू यादव के करीबी हैं उतने ही सीएम नीतीश के। बावजूद इसके लालू यादव ने इन पर भरोसा किया, इन पर दांव लगाया। इनका दावा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में लालू का जिन फिर बाहर आएगा और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मंगनी लाल मंडल जी के साथ अनॉट और खोलने की कोशिश करते हैं इनके अब तक के सफ़र की जटिल और पेचीदा गांठों को। सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आपकी जड़ें कहाँ हैं सर? आप अपने बचपन को किस तरह से याद करते हैं? किशोरावस्था के को किस तरह से याद करते हैं? अपने माता पिता को किस तरह से याद करते हैं आज की तारीख में? माता पिता को तो सब लोग याद करते हैं श्रद्धा से, मैं भी याद करता हूँ। माता पिता के चले जाने के बाद अभी भी अफसोस होता है कि काश मेरे माता पिता साथ रहते, जीवित रहते। मैं बहुत गरीब घर में पैदा लिया। बचपन में भैंस चराता था, धान रोपता था, धान उगता था, बोझा लाता था, बांस पे चढ़ के पत्ता तोड़ता था और फिर भैंस को, बरद को इस सबको खिलाते थे, तब स्कूल जाते थे। पुस्तकें नहीं हुआ करती थी, सहयोगियों से साथ लेते थे। तो मैट्रिक तो
बहुत संघर्षशील जीवन रहा मैट्रिक तक। मैट्रिक पास किया 63 में जी। आरके कॉलेज मधुबनी में एडमिशन लिया तो मेरा झुकाव साइंस की तरफ था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो एक बुजुर्ग विद्यार्थी वहाँ मिल गए, मेरी गरीबी के बारे में जान गए, कहा कि कॉमर्स में एडमिशन ले लीजिए। तो मैं कॉमर्स में ले लिया, टाइपिंग सीख, जो नौकरी मिल जाएगी। लेकिन कॉलेज में गया था, जात और वर्ण पर आधारित विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफ़ी हमने देखी। और जो विद्यार्थी आगे में बैठता था, मेधावी रहता था, अच्छी श्रेणी से पास होकर के आता था, अच्छे नंबर से, जीबी में कलम रहती थी, हाथ में घड़ी अगर किसी को रहती थी तो और उसके लिए मुसीबत होती थी। तो जो ऊंची जात के लड़के होते थे तो वो लोग उसको हटा देते थे, मारते थे, पीटते थे, पीछे बैठने के लिए कंपेल करते थे और कलम निकाल लेते थे, घड़ी छीन लेते थे, किताब ले लेते थे। कॉलेज का जो हॉस्टल था उसमें बढ़िया नंबर वाला का एडमिशन होता था, वहाँ नहीं रहने देते थे। मेस में साथ साथ नहीं खाने देते थे। तो एक्सप्लॉइटेशन था ये सोशल, चाहे वो यादव हो, कोयली हो, कुर्मी हो, दलित हो, सब शूद्र थे। तो उनके साथ व्यवहार हॉस्टल तक, क्लासरूम तक नहीं था, लैबोरेटरी में भी था, उसका नंबर घटाया जाता था तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता था। तो उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई और 1.5 साल हमने मंच चुना AISF में, और इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, CPI का है। CPI के दफ्तर में भी आते रहे, यहाँ लंगर टोली में, अजय भवन में। तो यहाँ भी लोग को देखते थे जो वर्ण और वर्ग का जो विभेद है, दो कटघड़ा में लोग अपने को कैसे संरक्षित करके रखे हैं, मजबूत करके रखे हैं। बोली चाहे उनकी जितनी भी साम्यवादी हो, समाजवादी हो। तो ये भी ऑब्जर्व हमने किया। 65 में जब मैं प्री यूनिवर्सिटी पास करके डिग्री 3 साल का BCom BA BSc का कोर्स था, जो फिर हो गया अभी, तो फर्स्ट ईयर डिग्री कॉमर्स में मैं था। तो मेरा नाम वहाँ कुछ चलने लगा, हमने विरोध किया, प्रतिकार किया, विद्यार्थियों को संगठित करता था। जो पिछड़ा दलित विद्यार्थी था, मुसलमान में भी जो कमज़ोर था, उस सबके साथ भी। ये स्कूल लाइफ से ही ये कर रहे थे आप? ये जब मैं प्री यूनिवर्सिटी में आ गया। अच्छा जी। तो ये सब एक्सप्लॉइटेशन हमने देखा। ये पहले मैं कह चुका कि कॉलेज का जो दृश्य देखा, नज़ारा देखा, पिछड़ों दलितों के साथ जो अन्याय होते देखा, उनको आगे बैठने के क्लासरूम में छूट नहीं थी, घड़ी पढ़ने की छूट नहीं थी, अच्छी कलम रखने की छूट नहीं थी, अच्छी श्रेणी से पास करने की छूट। ये सर जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, टीचर और स्टूडेंट्स उच्च जाति के थे, वो दोनों ही कर रहे थे? टीचर भी करते थे जात के आधार पर। उसके एजेंट और टीचर्स का ही प्रोवोकेशन होता था। अब विद्यार्थी अपने भी करते थे, जो छोटी जात का है, ये शूद्र है, ये पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, ये दलित है, ये आगे क्यों बैठेगा, अच्छा नंबर आवे, अच्छी घड़ी क्यों पहनेगा, अच्छी कलम क्यों रखेगा, अच्छा कपड़ा क्यों पहनेगा। तो जगह जगह उसका टच, कॉलेज के हॉस्टल में क्यों रहेगा, वहाँ हॉस्टल में रहना। इस तरह का भेदभाव था। नंबर अच्छा नहीं देता था, अच्छी हॉस्टल में साथ खाने देता था, कहने किताब छीन लेता था, कलम छीन लेता था, क्लास के आगे की पंक्ति में इंटाइटल था पढ़ने के लिए, क्योंकि वो अच्छी श्रेणी से पढ़ के आता था, फर्स्ट डिवीजन होता था, उसको कहता था पीछे जाओ। क्योंकि जो लेक्चर जो देगा लेक्चरर, तो खड़ा होकर देगा बोर्ड के पास, तो क्यों सुनेगा, जाओ तुम ही
उसके मन में हीनता का भाव और प्रबल करता था, जो शूद्र होता था। तो उसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी सीपीआई के स्टूडेंट फ्रंट के माध्यम से। लेकिन उसमें भी लोग था जो हमको पसंद नहीं करता था, नापसंद करता था। मैं वहाँ भी समझता था कि वर्ण का जो भेद है तो विद इन द कम्युनिस्ट भी है, ये एहसास किया। ये एहसास आपको हो गया था उसी समय? हाँ, वो एहसास हो गया। मैं लंगर टोली जाता था सीपीआई के ऑफिस में, तो वहाँ ये देखता था कि जिसका बाप खेत में धान का बोझा उगता है, पानी पिलाता है मालिक को, वो हो गया लीडर, है जमींदार, कहता खेत छीनो। लेकिन खेत में जो पिछले वर्ग का जमींदार होता था उसकी जमीन पर चढ़ाई होती थी। और यहाँ उसी का बेटा अगर आ गया, उसी का कोई समकक्ष आ गया उसी जात का, तो उसको कॉमरेड कहता था, लेकिन पानी लाओ, ये सामान लाओ। फर्क यही कि ये गांव में रेट टेक करता था उसके साथ, और यहाँ भी वही काम दासत्व का करवाता था तो कॉमरेड कहता था। तो कॉमरेड एक फार्मूला था उससे काम लेने का, साथ रहने का, अंतर्दृष्टि में नहीं था। तो ये दृष्टि मेरी बदली कब? 1965 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का ऑल इंडिया SYS समाजवादी युवजन सभा का सम्मेलन हुआ मुजफ्फरपुर में, और मेरा नाम वहाँ प्रतिकार में चल गया, अर्जावर प्रदीप में, हिंदी अखबार में छपने लगा। तो 2 सोशलिस्ट हमारे पास अप्रोच किया हॉस्टल में जाकर के, जहाँ लॉज में रहते थे। तो हमसे अप्रोच किया कि डॉक्टर लोहिया आ रहे हैं मुजफ्फरपुर में, कर्पूरी ठाकुर आ रहे हैं। तो उस समय में कर्पूरी ठाकुर रामानंद तिवारी का नाम जानते थे, गरीबों के लिए लड़ते थे कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन में, और डॉक्टर लोहिया के जानते थे क्योंकि नेहरू के प्रखर विरोधी थे, बहुत प्रखर विरोधी थे, तो उनका नाम था, तो उनको जानते थे। आकर्षण था उनके नाम में, अखबार पढ़ते थे। तो राजनयन वहाँ मिले, वहाँ जनेश्वर मिश्रा मिले, वहाँ किशन पटनायक मिले, कर्पूरी ठाकुर मिले, सब बड़े बड़े दिग्गज जो नेता थे। राजनयन वही जो इंदिरा गांधी को हराया था चुनाव में भी या कोर्ट में भी, वही राजनयन, इलाहाबाद नहीं, बनारस के, बनारस के काशी नरेश के भगना थे वो राजनयन जी। बाद में हम बहुत करीब हो गए उनके। तो वहाँ हमको ले गए लोग। तो वहाँ हमने डॉक्टर लोहिया को सुना, राजनयन को सुना, कई वक्ताओं को सुना, कर्पूरी ठाकुर को सुना, लेकिन जनेश्वर मिश्रा को भी सुना। तो इन लोगों ने सामाजिक न्याय की बात की। और एक बात डॉक्टर लोहिया ने कही कि ये जो वर्ग है, ये जो वर्ण है, दोनों एक दूसरे के पोषक हैं। फर्क यही है कि जो स्थिर हो गया वो वर्ग है, जो गतिशील है, नहीं, जो गतिशील है वो वर्ग है, जो स्थिर हो गया वो वर्ण है, ये कहते थे। लेकिन डॉक्टर लोहिया ने ये भी कहा कि इस देश में शोषण का जरिया सिर्फ क्लास नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है। शोषण का जरिया वर्ण जैदे है। शोषण की चक्की दोनों है, वर्ग और वर्ण भी। उसको परिभाषित उन्होंने किया और कहा कि जब तक वर्ण के आधार पर शोषण का अंत नहीं होगा, मानसिक स्थिति बराबरी के तैयार नहीं होगा, तब तक वर्ग संघर्ष से या कोई समतामूलक समाज नहीं बन सकता है। और वर्ग जो है, जहां एक तरह बड़े भारी समुदाय को, जिसे शूद्र कहते हैं, रार रैयार कहते हैं, गरीब तबका इसमें है, तो उसमें जहां हीनता का बोध देता है,
वही जो ऊंची जात के लोग हैं उसके झूठे अहंकार और बड़प्पन का बोध देता है, बड़प्पन का बोध देता है, और वही से भेदभाव होता है। और अगर अमीर है कोई पिछड़ा या दलित तो धन से अमीर है, मन से गरीब है। और अगर कोई शूद्र धन से अमीर है तो मन से भी गरीब है और दिल से भी गरीब है। तो हीनता की भाव यहाँ जड़मत है। इस पर जब तक कुठाराघात नहीं होगा और उसके अहंकार पर, तब तक समाज में समता मूलक समाज नहीं बन सकता है। तो ये सब भाषण हम पढ़ते गए। इसके बाद 3 दिन रहे वहाँ मुजफ्फरपुर में, सब नेता चले गए। डॉक्टर लोहिया की भाषण की पुस्तिका छपती थी। जी जी। वर्ग और वर्ण, रामकृष्ण शिव, रामकृष्ण कैसी चेतना पैदा किया, इस समाज को चेतनशील बनाया, अध्यात्म में जुड़ते थे। रामकृष्ण परमहंस? नहीं, रामकृष्ण और शिव। डॉक्टर लोहिया का की किताब है रामकृष्ण शिव, तीनों की क्या महिमा है। भारतीय परंपरा में, भारतीय विशेषता में, संस्कृति में वो परंपरा को सर्वनाश नहीं चाहते थे। वो परंपरा में या संस्कृति में जो अच्छाइयाँ हैं उसको अक्षुण्ण रखना चाहते थे जी। तो विद्वेष उसको भगाना चाहते थे। जैसे उदाहरण विचम देते हैं, रामायण में वो ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब है तारण के अधिकारी। तो इसके बड़े विरोधी थे, लेकिन विश्वामित्र और वाल्मीकि के विरोधी नहीं थे, रामायण के विरोधी नहीं थे। इसलिए डॉक्टर लोहिया कहते थे बहस से मत भागो, चर्चा से मत भागो, रामायण मेला लगाओ। तो डॉक्टर लोहिया ने कई बार चित्रकूट में रामायण मेला लगवाया था जी, और कहा कि इसमें बहस करो कि तुम कहां से असहमति है। रामायण के पात्र हैं, सीता पात्र है, लक्ष्मण पात्र हैं, हनुमान पात्र हैं। तो उसके कैरेक्टर से क्या इस समाज को संदेश मिलता है, इस दोहा से क्या संदेश मिलता है, वो किसको इंगित किया है, इस पर बहस करो। तब रामायण को तुम व्यर्थ मानो या खिलाफ बोलो। डॉक्टर लोहिया का काफ़ी प्रभाव रहा आपके। वही बात कहते कि उनकी जाति व्यवस्था किताब, रामकृष्ण शिव, कई चीज़ें किताब, 1 आना 2 आना 4 आना में, और वो किताब तो 2-3 रुपया में उसमें मिलती थी। भाषा ये सब ले गए, हमको खरीद के दिया सोसाइटी लीडर ने, हमारे पास पैसा कहाँ था जो खरीदते। और वो हमने पढ़ा तो हमने ये समझा कि जिस द्वंद्व की बात करता है कम्युनिस्ट लोग, मार्क्स लोग, तो डॉक्टर लोहिया सही है कि द्वंद्व वर्ग में नहीं है, उससे ज्यादा द्वंद्व है वर्ण में। तो इस द्वंद्व को जब तक नहीं नाश होगा तब तक वर्ग संघर्ष जिसमें हो ही नहीं सकता है। तो ये सब मैंने जब पढ़ा तो मैंने छोड़ दिया ऐसे और समाजवादी ज्वाइन कर लिया वैचारिक स्तर पर। मेरी मान्यता बन गई कि गांधी का जो थ्योरी है फिलॉसफी है, और डॉक्टर लोहिया का है, अम्बेडकर को भी मैंने पढ़ा। तो यही देश का उद्धार करेगा, यही देश का परिवर्तन करेगा। और कर्पूरी ठाकुर का जो कर्म हमने देखा उसी समय में उस रास्ते पर कहा कि हम चलेंगे, और सोशलिस्ट पार्टी का झंडा ढोने लगे समाजवादी जनसभा में। और मैं समझता हूं कि उसी समय से हमारी जेल यात्रा शुरू है, और अब तक
बिहार आंदोलन वो सब मिला करके 2 दर्जन बार जल गए होंगे। इमरजेंसी के दौरान भी इमरजेंसी के दौरान, छात्र आंदोलन के दौरान भी नहीं। इमरजेंसी के दौरान तो हम कर्पूरी ठाकुर के साथ थे नेपाल में, और वहाँ से फिर भाग करके आए तो पटना में, वहाँ पुलिस छापा पड़ा तो बनारस से हमारा संघर्ष हम निकालते थे। सच्चिदानंद सिंह उसके थे, जगदान के चचेरे भाई थे, बाद में सिंचाई मंत्री हुए 77 में। वो कई सोशलिस्ट लीडर थे हमारा संघर्ष निकालने के लिए कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में, तो वो बांटते थे छुप करके रह गए। बाद में 1-2-4 जगह छपा पड़ा तो भाग गए। मीसा में हम बंद हुए 74 में, 75 में हम छूटे हाई कोर्ट के चलते। फिर DIR में बंद हुए, अनमुकरमा में बंद हुए। इसके बाद हम भुज में बंद हुए 68 में। भुज में मतलब आंदोलन 320 वर्ग किलोमीटर जमीन रन ऑफ कच्छ जो है जी इंडिया का हिस्सा, वो इंटरनेशनली जो ट्रिब्यूनल था पंचायत, तो उसके डिसीजन के आलोक में इंदिरा गांधी ने दे दिया पाकिस्तान को। तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी, और उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, भारतीय जनसंघ था। तो भारतीय जनसंघ का जो राष्ट्रवाद है, तो कहीं न कहीं डॉक्टर लोहिया के राष्ट्रवाद से मुखर है डॉक्टर लोहिया का राष्ट्रवाद। उनका भी राष्ट्रवाद है, लेकिन उनका दूसरा ध्येय है, और इनका दूसरा डॉक्टर लोहिया का व्यापक है राष्ट्रवाद में। उसमें समावेश समूह का है, भावनात्मक भी, भौगोलिक भी, और सांस्कृतिक भी, परंपरागत भी, ये सब है डॉक्टर लोहिया के राष्ट्रवाद में निहित। तो उसी में कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडिस, हम लोग जो गिरफ्तार हो गए, लालजी, मोहन निगम, तो इन लोगों के नेतृत्व में हम लोग गए। फिर जनसंघ के भी लोग साथ गए, तो भुज में ठहरे। अब भुज से 7 किलोमीटर सीमा पर गए। जो इलाका रन ऑफ कच्छ का दे दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने उस समय इंदिरा गांधी आ गई थी, कहा कि दलदली जमीन है। उसका बाप जवाहरलाल ने कहा कि चीन ने ले लिया तो पहाड़ी जमीन है। बहुत बिंदुओं में बाप बेटी में सिमिलैरिटी है। जी वो पहाड़ी जमीन का 62 में एक चीन ले लिया, बेटी कहती दलदली जमीन है। तो हम लोग उसी जमीन पर आगे बढ़े। 2 दिन में पहुंचे, 3 दिन में सीमा पर, जहां से सीमा शुरू हुई, जहां से दे दिया 320 में। तो सेना के लोग थे, पुलिस थे, गिरफ्तार कर रखा। तो हमको सजा हो गई 3 महीना की। हमने स्वीकार कर लिया। कुछ लोग बेल करा के चले गए, कुछ लोग को छोड़ दिया, बड़े लीडर को छोड़ दिया। तो 3 महीना 4 महीना रहे जेल में। बांग्लादेशी लड़ाई में रहे जेल में, दिल्ली में। ये बड़ा जेल जो है, बड़ा जेल नहीं है, तिहाड़ जेल में। तो इन सब चीज़ों में गिरफ्तारी हुई हमारी। ये बोकारो स्टील सिटी बन रहा था, हम विद्यार्थी थे, तो हम जत्था लेकर के यून सभा गए थे। बोकारो स्टील सिटी रशियन से बनाया, तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पर धरना दिए, सत्याग्रह करते रहे। अंत में गिरफ्तारी हुई तो 6 महीना रहे धनबाद जेल में। तो मजदूरों की लड़ाई भी लड़े, विद्यार्थियों की लड़ाई लड़े, अन्य लोगों को लेकर के पाकिस्तान और अमेरिकन एम्बेसी पर धरना किए, तो जेल गए। और भारत का पाकिस्तान की सीमा पर भी जेल गए, तो भूज जेल में रहे 3-4 महीना। इधर जो भाषा आंदोलन था, भूमि आंदोलन था, महंगाई के खिलाफ था, भाषा वाला सवाल था, तो इसमें भी गिरफ्तारी होती थी। मंडल कमीशन से पहले हम लोगों ने कन्फ्रंट किया था, कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण किया, तो हम बिहार यूथ के प्रेसिडेंट थे। 74 के आंदोलन में जो तकलीफ यात्रा झेली वो सब अलग है। जी। उसके बाद 77 में कर्पूरी ठाकुर ने जो आरक्षण किया, तो जिन लोगों ने जेपी के कहने पर दिखावटी तौर से
जेपी के आह्वान पर जनेऊ तोड़ा था, चंदन मिटाया था, उन्हीं लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को गाली देना शुरू किया सड़क पार करके आरक्षण के खिलाफ में। बिल्कुल पलट गया। तो वो लोग जुलूस निकालते थे तो हम लोग भी पक्ष में निकालते थे। तो हम लोगों ने एक गजब का दृश्य देखा। कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर थे, तो जब हम पर ऊंची जात के लोग जो आरक्षण विरोधी थे वो जब ढेला मारता था, डंडा लेकर दौड़ता था, तो पुलिस में जो ऊंची जात के लोग थे वो भी डंडा लेकर चल जाता था। सरकार हमारी, उसका भी डंडा आ गया। और बेली रोड पर जहाँ गुंडा सब मानो आरक्षण विरोधी हम पर टूटता था, वहाँ पुलिस भी टूटती थी। दोहरा मार लगता था। हमारी इसलिए लगता था कि डॉक्टर भैया ने कहा ना कि जो संस्कार है, मानसिकता है, झूठा अहंकार है, एक तरफ वो वर्ण व्यवस्था से उसी तरह से जुड़ा हुआ है जिस तरह से मानसिक दासता और हीन का भाव बाकी लोगों में जुड़ा हुआ है। ये दोनों खतरनाक है समाज के बदलाव के लिए। ये दोनों पर चोट करनी होगी। इसीलिए हीन भाव कहाँ है, वहाँ जड़ता हो गई है, इनर्सिया हो गई है। अंग्रेजी में शब्द है इनर्सिया। वो जड़ता हो गई है, वो जड़ता को ख़त्म करना होगा। तो सर, आप लालू जी और नीतीश कुमार तीनों कर्पूरी ठाकुर के शिष्य थे। कहा जाता है तीनों के बारे में कि आप तीनों ही बहुत करीब थे उनके। तो लालू ये जी सही नहीं है। लालू जी और हम एक साथ युव जनसभा में थे विद्यार्थी जीवन से। अच्छा अच्छा। लालू जी भी समाजवादी युवनसा के प्रोडक्ट हैं, संघर्ष किया है, गरीबी उसने भी देखी है। हम भैंस चराएं तो भी भैंस चराए हैं, चपरासी क्वार्टर में रहे हैं, तो गरीबी को बहुत नज़दीक से वो भी झेला है। सामाजिक ये जो शोषण है, सोशल एक्सप्लॉयटेशन, तो जो लोग बड़प्पन है वो जीता पटना यूनिवर्सिटी में। तो हम लोग प्रचार करते थे, तो जो सोशल फोर्स है, सोशल जस्टिस का फोर्स है, वही यूनाइट हुआ। नहीं तो जो ललुआ कहता था, गुआर कहता था, वो वोट नहीं दिया साथ में रह करके। नहीं दिया लालू जी को वोट, तो प्रेसिडेंट हुआ। तो लालू जी हम लोग युवजन सभा पर ले, नीतीश कुमार उस लड़ाई में नहीं थे। नीतीश कुमार का जो सामाजिक और राजनीतिक चरित्र है, उस लड़ाई से दूर रहने वाले लोग हैं। और नीतीश कुमार तो बहुत बाद में आए। जेल मेरी समझ से 74 को छोड़ करके जेल किसी मूवमेंट में नहीं गए हैं। अच्छा, किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया? किसी भी आंदोलन में नहीं गए, न किसी कमेटी में रहे हैं, न किसी सम्मेलन, पार्टी के सम्मेलन के, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हो या सोशलिस्ट पार्टी या लोक दल जो पार्टी का परिवर्तित नाम था, उसमें भी वो कहीं डेलीगेट किसी सम्मेलन में नहीं रहे हैं। दूसरी बात, जो एक बात आपने नीतीश कुमार जी के बारे में कही है कि लालू जी के साथ भी या उनके साथ, नीतीश कुमार से हमारी वैचारिक स्तर पर सहमति नहीं रही है कभी। जी जी। और जब मैं युवा जनता के अध्यक्ष बना, कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर थे और मैं सामाजिक न्याय का प्रबल समर्थक और कार्यकर्ता, तो इसके विरोध थे वो। और आपको एक आश्चर्यजनक बात कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर ने जो आरक्षण लागू किया था उसका नीतीश कुमार ने विरोध किया था। अखबारों में उनका विरोध छपा है। अच्छा। मैं पब्लिकली कहा, मैंने चुनौती दी है कि हम ये बात कहते हैं, हम पर केस करें, हम साबित करेंगे। अखबार में छपा है, प्रदीप में छपा था, आर्यावर्त में छपा था, इंडियन नेशन में छपा था, सर्च लाइट में छपा था, अखबार में छपा था। और कहा क्या कि इससे वर्ग द्वेष पैदा होगा, जात द्वेष पैदा होगा। आरक्षण तो अमीरी गरीबी के आधार पर देना चाहिए। सब जात में गरीबी है,
ये उन्हें बयान दिया था। और कर्फ्यू तोड़ के आरक्षण का विरोध ही नहीं किया था। मेरे खिलाफ उन्होंने, हम युवा जनता का अध्यक्ष थे, तो उन्होंने छात्र युवा संघर्ष समिति बना ली, उसके अध्यक्ष हो गए। उसमें और लोग सब थे, बड़े बड़े लोग थे, उसका नाम नहीं कहना ठीक नहीं है, तो बड़े बड़े नेता से अब तो बुढ़ा गए वो लोग, तो उनको बनाया। और ये सराय में सम्मेलन करता था। जब ये समाज जो सामाजिक न्यायवादी समर्थक का विरोधी है, वो अजीत कुमार मेहता को बाई इलेक्शन में उम्मीदवार बनाया था। कर्पूरी ठाकुर अपने जीते थे सीट समस्तीपुर से, लोकसभा से। चीफ मिनिस्टर हुए तो इस्तीफा किया। तो प्रोफेसर अजीत कुमार बीआईटी मेसरा में प्रोफेसर थे, तो उस जात से कुशवाहा हैं, तो उनको उम्मीदवार बनाया था। कर्पूरी ठाकुर के वो शिष्य भी थे, पढ़ाते थे कर्पूरी जी, तो उनको उम्मीदवार बनाया। तो ये लोग खिलाफ में वो बयान छपा अखबार में, जो हार रही है जनता पार्टी, अजीत मेहता। तो कर्पूरी ठाकुर के साथ वो आए हैं 84 में, 85 में 2 चुनाव हार चुके। 77 का चुनाव कर्पूरी ठाकुर के विरोध के चलते, अब वैसे भी हार गए। 80 में हार गए, 85 में हार गए, नहीं 80 में हार गए। तो 85 में जब कर्पूरी ठाकुर ने टिकट दिया लोक दल का, तब वो जीते, तब तो कर्पूरी ठाकुर हो गए। उधर देख लिया। तो नीतीश कुमार वहीं से अपना राजनीति, कर्पूरी जी मर गए, फिर वो लालू जी और से वो दोस्ती हो गई उनकी। लालू जी से काफ़ी घनिष्ठता। बाद में वो लालू जी की सरकार को हटाने के लिए इनको एडॉप्ट कर लिया, आरक्षण विरोधी शक्तियाँ, सामंती शक्तियाँ। और फिर जाते जाते वो बम्बई में चले गए, बम्बई बीजेपी की गोद में बैठ गए, हम आपके साथ रहेंगे। जी 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 जी। तो ये स्थिति है। इसीलिए हम किसी परिस्थिति में, किसी कारण से, जिसमें भावना भी रही है जुड़ी हुई, हम चले गए हो नीतीश जी के साथ, तो हम वैचारिक स्तर पर और व्यक्तिगत रिश्ता के आधार पर दोनों स्थिति में हम सहज नहीं रहे हैं। जी, उस पर आएंगे सर, लेकिन ये बताएं सर कि कर्पूरी ठाकुर से भले ही बाद में जुड़े हों नीतीश कुमार, लालू जी तो जुड़े हुए थे, आप पहले से ही जुड़े हुए थे, दोनों को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लालू जी को और नीतीश कुमार अभी तक हैं। तो कर्पूरी ठाकुर के जो सपने थे गरीबों को लेकर, दलितों को लेकर, उनके हक और हकूक़ को लेकर, तो किसने ज़्यादा उसे समझा, किसने ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और उसे हकीकत में बदलने की कोशिश की? देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी को तो अगर आप विधानसभा में उनका भाषण को पढ़ें, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर 67 में बने थे, तो शिक्षा और वित्त महकमा उनके जिम्मे था, और कुछ महीनों के लिए 71 में चीफ मिनिस्टर बने। तो कर्पूरी ठाकुर एक मास लीडर का जो चेहरा था, भूमिका थी, तो कुछ नीतियों और सिद्धांतों के लिए गरीबों के प्रति वो समर्पित थे। और वर्ण के मामले में डॉक्टर लोहिया के सिद्धांत को मानने वाले थे वो। तो वो समझते थे सामाजिक स्तर पर जब तक ये नहीं उठेगा, तो इसके लिए उन्होंने काम किया। नहीं उठेगा तो नहीं, नया बिहार बनेगा, नया समाज बनेगा। तो कर्पूरी ठाकुर की सरकार 22 महीने में शहीद हो गई आरक्षण के चलते, सामाजिक बदलाव के सिद्धांत के चलते। तो समाज में एक चेतना पैदा हुई, जागृति हुई। कर्पूरी ठाकुर के नाम में जादू था। जब वो लीडर अपोजिशन होते थे या हाउस में वैसे ही मेंबर रहते थे, तो उसके समझिए वहाँ जो असेंबली के बाहर उनका जो कर्म था, संघर्ष पुरुष थे, तो उससे उन्होंने समझौता मूल सिद्धांत से नहीं किया। तो उस समय भी जागृति थी गरीब में। आरक्षण से समाज में
गोलबंदी हुई, विरोध करने पर जयदेव हुई प्रखर वो शक्ति। लालू यादव जो चीफ मिनिस्टर बने, तो लालू यादव भी बहुत करीब थे, हो गए थे कर्पूरी जी के, और बहुत भक्त आदमी हो गए थे। तो लालू जी सुबह में निकलते थे अपने डेरा से, एक जीप, आर्मी वाली जीप तो आसानी से मिल जाता था एमएलए को, पहले उनको ही मिली थी। तो सुबह जीप चलाते आते थे कर्पूरी जी, जब पटना में रहते थे तो उनसे मिलने के लिए, असेंबली में थे ही, रहते ही थे कर्पूरी जी के। तो बहुत नज़दीक से कर्पूरी जी के आचार विचार व्यवहार कर्म, इसको लालू जी ने देखा। और लालू जी ने एक बात बड़ी ये हुई कि जिन गरीबों में ताकत कर्पूरी ठाकुर ने दी थी तो तुरंत कर्पूरी चले गए। लालू जी जो आए तो उस ताकत को प्रखर किया, मुखर किया उसमें रहने वाले लोगों को, और समाजवादी आंदोलन की अगुवाई जिन लोगों ने, जात ने की, समूह ने किया, उसमें यादव आगे रहा है, उसके बाद कुशवाहा रहा है, उसके बाद अति पिछड़ा के लोग थे, दलित में भी सब जात नहीं थे, मुखर कुशवाहा और मूसा जयदे आगे थे, नहीं कुशवाहा नहीं, पासवान और मूसा दलित में। तो कर्पूरी ये लालू जी चीफ मिनिस्टर हुए, जब प्रखर किया, हमला किया वो सामंती सोच पर, सामंती व्यवहार पर, तो ये लोग मुखर हो गए, प्रखर हो गए। तो उससे जो प्रखरता पैदा हुई वो अद्भुत थी, और इसीलिए लालू जी के पक्ष में गोलबंदी बहुत प्रखर के साथ, प्रखरता के साथ हुई, जिसको लालू जी ने कहा कि मेरी शक्ति जिन है। ये जिन में सबसे नीचे जो जात थी, दो हलाल खोर से लेकर के यादव तक, जो बीच में सब जात थी, एक आध जात को छोड़ करके जिसका नाम मैं अभी नहीं लूंगा, वो सब जिन की पंक्ति में आ गए। उसका उदाहरण था कि 90 में जो सरकार बनी हम लोगों को, तो उसमें बहुमत नहीं था जनता दल का, तो सीपीए, सीपीआई, सीपीएम का भी समर्थन मिला, एंटी कांग्रेस और जनसंघ का भी समर्थन मिला, मैंने बीजेपी का भी समर्थन मिला। लेकिन आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी का समर्थन जो चला गया, तो पर भी सरकार सरवाइव कर गई। 95 में जो चुनाव हुआ तो लालू जी बहुत मजबूत हो गए थे सामाजिक रूप से। उनके पीछे शक्ति, जो पिछड़ा शक्ति, दलित शक्ति थी, अति पिछड़ा के जितने लोग थे वो गोलबंद हो चुके थे। तो इलेक्शन कमीशन जैसे अभी कर रहा है, मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के नाम पर एक पार्टी बन गया, कंडा बन गया भारतीय जनता पार्टी का, वैसे ही लगता था कि इलेक्शन कमीशन खिलाफ है। टीएन सेशन थे शायद, जो ही थे, खिलाफ है कि तंत्र खिलाफ, सरकारी तंत्र खिलाफ। जैसे आरक्षण गिर रहे, कहा कि पुलिस की लाठी भी हमको खानी पड़ती थी, तो आरक्षण विरोधी लोग जो थे, आज जो नहीं थे, पिछड़ा गरीब दलित था, तो चुपचाप डर से रहता था कि कंप्लेन हमारा ही हो जाएगा, सीआर हमारा खत्म कर देगा। वही ऊंची जात जो लाठी मारने हमको जाता था, हम लोगों को, वही चुगली कर देगा। तो इससे डरा हुआ रहता था। तो सब खिलाफ था, तंत्र खिलाफ था, समाज में जो सामंती लोग थे वो लोग प्रखर विरोधी था। मैंने लगता था जिंदा नहीं रहने देगा हम लोग को भी। तो लालू जी ने कहा कि जब हम लोग बैठते थे तो कहते थे कि चुनाव कराना है, पुल दे, बक्सा में वोट जाए। उसमें बक्सा था, बैलेट पेपर जैसे हमारा जिन निकलेगा बक्सा से जीतेंगे हम ही। तो 95 में बहुमत हुआ, अपार बहुमत हुआ, लालू जी चीफ मिनिस्टर बने। तो कर्पूरी ठाकुर भी तो अपार बहुमत से मुख्यमंत्री बने थे जनता पार्टी 77 में। तो कर्पूरी ठाकुर को तो 5 साल नहीं रहने दिया, 22 महीने में गेट आउट निपटा दिया, इनको 27 महीना में निपटा दिया।
95 तक तो कोलिशन गवर्नमेंट थी। अब 95 में हमने जो काम किया तो वो सोशल पोलराइजेशन हो गया, समाज सोशल जस्टिस का, तो उस पर हमारी सरकार टिकी थी। उसी में प्रपंच और छल षड्यंत्र शुरू हो गया कि लालू जी भागेगा कैसे, तो लालू जी को भगाया लोग, 27 महीना लगा, 95 से हम जोड़ते हैं। तो जो सामाजिक न्याय की बात करेगा, न्याय की बात करेगा, वर्ग और वर्ण के कटघरे को मिटाने की बात करेगा, आरक्षण की बात करेगा, तो एक जगह 22 में, एक जगह 27 महीना में, और जो गोद में बैठ जाएगा सामंती शक्ति के बड़े लोगों के आरक्षण विरोधियों को, वो रहेगा 20 बरस। आपका कहना है कि मतलब उस प्रपंच में नीतीश कुमार भी शामिल हो गए थे कि कैसे हटाया जाए लालू यादव को? नीतीश कुमार तो खिलाफ थे ही। ये जो 95 है तो नीतीश तो तब तक जा चुके थे। नीतीश तो 95 के चुनाव में चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे, तो लालू जी के खिलाफ थे ही। वो तो सब बीजेपी वाले सब मिलाकर के उनको समता पार्टी को समर्थन दिया, कहा कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, इस बार लालू जी चले जाएंगे। आया 8 एमएलए जीत करके, अपने थे उसमें, और 8 एमएलए जीत करके आए तो लास्ट से असेंबली फेस नहीं किया, अपनी इस्तीफा दे करके भाग गए। तो देख लिया कि लालू यादव ने जिस जुल्म पर कुठाराघात किया, हमला किया है, जिस सामंतवाद पर हमला किया है, जिस गरीबों को संरक्षण देने के लिए, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए ललकारा है समाज में, उठो हम तुम्हारे लिए हैं, तो देखेगा ये आहत हो गया है। ये जो सामंती लोग हैं, बड़े लोग हैं, अब इनके साथ जाना चाहिए। वो लोग उठा लिया, अपना लिया। यही लालू यादव को हटाएगा, तो 95 में नहीं हटा सका, 8 सीट हुआ। 95 में लगता था लालू जी चले गए, नीतीश जी आ गए, खेत में हेलीकॉप्टर गिरा देता था कि हमको भीड़ हो जाएगी। जितना हेलीकॉप्टर हम लोग का नहीं उड़ता था, उससे ज्यादा हेलीकॉप्टर का उसी समय उड़ता था। 8 सीट आया और नीतीश भी जीता, इस्तीफा किया, असेंबली वोट लेने नहीं गया। तो नीतीश तो छल प्रपंच में था ही, आज भी है, आज भी है। हमको एक बात बताइए, फॉर्डर स्कैम का जो जादूगर सब था, उसमें नीतीश जी भी थे, लेकिन जो कागज हाईकोर्ट में पेश हुआ, तो उसको पेश करने के मामले में सिग्नेचर इनका भी चाहिए था। ये चले गए दिल्ली, सिग्नेचर में नहीं किया, सिग्नेचर सब में थे। ये उन लोगों की अंदर की बात है, उसी के रूप के एक आदमी ने बताया। तो फॉर्डर स्कैम हुआ तो लालू जी को सूचना दी गई। लालू जी ने एज ए चीफ मिनिस्टर तुरंत फाइनेंस कमिश्नर को कहा कि जांच करो, जहां जहां ये स्कैम का पता लगा है। तो उसमें फाइनेंस कमिश्नर ने कहा कि खरे था यहाँ कलेक्टर, अभी रिटायर किया भारत सरकार से, अमित खरे, पटना कल, कहा कि उसको भी टीम में शामिल कर देते हैं। कहा कर दो। पता लगा के आया तो लालू जी ने आदेश दिया कि FIR करो, जो लोग दोषी है प्रिलिमिनरी, और सघन जांच करो, और उन लोगों को जेल में भेजो। गिरफ्तार किया। जो FIR का आदेश दिया, जो दोषी को गिरफ्तार करवाया, जेल भेजवाया, वो व्यक्ति कैसे साजिश में शामिल हो गया। न्यायपालिका तो इस देश में कुछ मामलों में निष्पक्ष नहीं है, हमको कहने में कोई हर्जा नहीं है। तो लालू यादव की बात कहां तक सुनी गई। अब तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी, तो लोग कहता कि हम न्यायपालिका के नहीं खिलाफ बोलिए, डर के रहिए। फॉर्डर स्कैम में का जो कंप्लेन किया था शिवानंद तिवारी, उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि वो पूरी तरह से गलत था,
और हमने दबाव में आकर कुछ साथियों का, जॉर्ज फर्नांडिस और कई नाम उन्होंने लिए थे, उनके दबाव में आकर हम लोगों ने कंप्लेन किया था लालू यादव के खिलाफ। बावजूद इसके कोर्ट ने उनको दोषी करार दे दिया। अब जो है सीबीआई उनको ज़्यादा सज़ा दिलाने को लेकर एक बार फिर कोर्ट। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, तो ये एक षड्यंत्र आज भी जारी है। वो अब ये बताते हैं, हम लोग इतने निर्भीक हैं, हम अपने बारे में भी कहते हैं और लोग साथी होंगे, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत के लिए डरते नहीं है कहने के लिए, चाहे जेल हो जाना जाए। जी। आज भी है। लालू यादव सामाजिक विभाजन जो है वर्ण के व्यवस्था के आधार पर, उसके लोग जहां जहां हैं, लालू यादव उसके लिए दुश्मन थे, आज भी है। लालू यादव उसके लिए दुश्मन है, आज भी है। नीतीश कुमार उसके लिए हित चिंतक है, हितैषी है, आज भी है, कल भी रहेगा। इसीलिए उसने सामाजिक न्याय का बड़ा भारी नाश किया 20 वर्षों में। और जो सामाजिक न्याय के लीडर थे, धारा थी जिसमें नेता पैदा होता है, जिससे समाज में बदलाव होगा, उस धारा को इन्होंने कुंद कर दिया है, नाश कर दिया है। तो इसीलिए जुडिशरी क्या, चौथा खंभा जिसको कहते हैं, ये क्या कहते हैं, मीडिया, वो क्या, समाज क्या, सब लोग कहते जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। तो यहाँ तो FIR नहीं होता है, पूर्णिया से जुलूस निकाल के आया गवर्नर हाउस। एक गवर्नर नया जो आया है वो तो बहुत प्रखर है, तो आज तक नहीं उसको न्याय मिला हुआ, और लड़की को बलात्कार हो गया। अभी जो बलात्कार हुआ है सेम कास्ट का दानू की महिला को के साथ एक सामंती वर्ग के लोगों ने वो घेर लिया गाछी में, उसको रख लिया, रेप किया, तेजाब छिड़क दिया, दोनों टांग फाड़ दिया, और बदबू आया तो पुलिस ने डेड बॉडी आज तक नहीं दिया उसके घर वाले को। एक FIR दस्तखत करा लिया। तो ये कौन राज है, ये कौन सुशासन है? ये तो महाज। लेकिन चूंकि लालू यादव जंगल राज, ये तो गाली है पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, शूद्रों के लिए गाली है। ये गाली दी जाती है जंगल राज। माने तुम चीफ मिनिस्टर बनोगे, कोई यादव बनेगा, कोई मंडल बनेगा, कोई मेहता बनेगा, कोई ठाकुर हजाम बनेगा, कल कोई चीफ मिनिस्टर, कोई पासवान बनेगा, कोई दास बनेगा, तो जंगल राज हो गया। आप क्या कह रहे हैं सर कि जो नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार के CM हैं, बस वो मुखौटा है, राज फॉरवर्डों की है? हमको एक बात कहिए, डॉक्टर लोहिया कहते थे 3 बातें, कहते थे समाज बदलना है तो जिसके मन में हीनता का भाव है या जो मुंह का आवाज है, उस आवाज को बदलो, उसको प्रखर करो, उसको मुखर करो, उसके बाद प्रबुद्ध करो उसको। और ये जो लीडर पैदा होगा, ये पंचायत स्तर तक, गांव स्तर तक, प्रखंड स्तर तक, जिला स्तर तक, राज्य स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक पैदा होगा, और तब उसके पास दृष्टि होगी नीतिगत, तो वो समाज को बदलेगा। इसके विपरीत वर्ण व्यवस्था इतना क्रूर है कि ये 2 तत्व पैदा कर लेगा उन्हीं जातों में से, एक लस्सा, दूसरा टंगिच्चा। और कहेगा देखो तुम्हारी जात का ये प्रतिनिधित्व है, तुम्हारी जात का ये प्रतिनिधित्व है, तो सहज समझ जाएगा ये पिछड़ा तो भोला होता है, कहता हम लोग जात के छे। लेकिन तुम्हारे जात का जो लीडरशिप को मार दिया क्वालिटी, वो तो टंगिच्चा है, पहुंचुआ है, वो तो दरमाहा लेने वाला है, लाल बत्ती लेने वाला है, बोलने वाला नहीं है। तो इस धारा जो थी उसको मार दिया। डॉक्टर ने दूसरी बात करते थे, कोई लीडर अगर है और कहता हम समाज को बदल देंगे, हम कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, हम परिवर्तनवादी हैं, हम बदलाव करेंगे, तो उसकी बोली पर मत जाओ,
संध्या होने के बाद या बेशरम होने के बाद दिन में भी वो बैठता है किसके साथ, मंत्रणा किसके साथ करता है, वो दूरी किससे बनाता है और किसके साथ खाता पीता है, ये उसकी पहचान है। नीतीश कुमार के साथ आज तक किसी पिछड़ा अति पिछड़ा शूद्र के बेटा को देखे खड़े हुए? कोई नेता को पैदा होने दिया? अपने अगल बगल में खड़ा किया? क्यों? क्यों तो मंत्रणा करेगा, तो नहीं पसंद करता है, तो तब जो ऊंची जात के लोग हैं उसको स्वीकार नहीं करेगा नीतीश को। तो 3.5 आदमी रहता है इसके आगे पीछे, वही एडवाइस करता है। इसीलिए नीतीश कुमार शिखंडी है। पीछे 3.5 आदमी है, जिसमें 3 आदमी असली है, आधा आदमी टंगिच्चा है। पिछड़ुआ दलितों का, शूद्रों का टंगिच्चा। तो ये इसका टोटल स्वरूप है। 20 साल क्यों रह गया और 22 महीना 27 महीना क्यों चला गया? हम भी ऐसा करते हैं, हमको भी चलाया था, षड्यंत्र करके जेल भेजवा दिया और आज तक नहीं छोड़ रहा है। लालू यादव जैसा ही चट्टान का आदमी है, इस सब जुल्म अज्ञानी झेला है, आज तक झेल रहा है। और शान से शूद्र का बेटा था, जेल गया तो हाथी पर चढ़ कर निकला। तो तुम भेजो जितना भेजते हो, हम हाथी पर चढ़ कर निकलते हैं। तो ये है छाती, ये है सीना चौड़ा, ये है सामाजिक न्याय की शक्ति की फिलॉसफी जो है उसका कितना कन्विक्शन है, ये बताता है। तो इसीलिए धुंध कर दिया उस धारा को नीतीश कुमार। 20 वर्षों में किसको पैदा किया? टंगिच्चा को। किसको पैदा किया? सामाजिक न्याय के विरोधी लोगों को। आज पावर किसके पास है? यही स्थिति है। कहा जा रहा है कि आपने पावर की बात की कि आज बिहार जो है वो रिटायर्ड लोग चला रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके नेता तेजस्वी यादव कहते हैं डीके बॉस। देखिए, वो ठीक कहते हैं, तेजस्वी जी ने जो कहा सो ठीक कहा। मैं आगे बढ़ के कहता हूं, आरक्षण के सिद्धांत को एक प्रचार का माध्यम बना लिया अपने पक्ष में, लेकिन आरक्षण के सिद्धांत को उसने ध्वस्त कर दिया है नीतीश कुमार ने। यहां 5-7 एजेंसी है आउटसोर्सिंग का। ये आउटसोर्सिंग वाले सरकार के जितने दफ्तर हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ये दोनों में लेबर सप्लाई करता है, टेक्नीशियन सप्लाई करता है, स्किल्ड वर्कर सप्लाई करता है। ये अरबपति हो गया। तो जितना आउटसोर्सिंग होता है उतना ही अस्थाई हमारा जो हिस्सा होना चाहिए नौकरी में, वो मारा जाता है। आरक्षण भी मारा जाता रहा है। अभी उसने चुनाव आ रहा है तो हम 4 दिन पहले अखबार में पढ़े हैं कि आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण होगा। तो आउटसोर्सिंग क्यों होगा? आरक्षण तो रेगुलर फोर्स को कहते हैं। अस्थाई नियुक्ति में आरक्षण होगा, टेम्पोररी नियुक्ति में नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल में तुम देकर के पिछड़ा दलित सबका हित को नाश करते हो, छीनते हो, हड़पते हो। तो इस प्रदेश में ये जो आउटसोर्सिंग का खेल है ये करता है। दूसरा बात क्या करता है कि जो ही रिटायर्ड होता है तो रिटायर्ड नहीं, वो टायर्ड भी है। रिटायर्ड टायर्ड दोनों है। वो उसकी पुनर्नियुक्ति कर दी जाती है। ऐसे कौन लोग हैं? अगर एक से पुनर्नियुक्ति उससे क्लास 1 की होती है, क्लास 2 की होती है, क्लास 3 की होती है, क्लास 4 की होती है, तो 100 नियुक्तियों में 5 ही होती है आरक्षण वाले, चाहे दलित का हो चाहे इधर। 95 कौन होता है?
जो सरकार पर कब्जा किए हुए है, जो 3.5 आदमी की शक्ति जिसमें है इन लोगों का। तो एक 2 मेथड ये भी है पुनर्नियुक्ति वाला, उससे भी आरक्षण जाता है, आरक्षण पर नहीं होता है, रोस्टर पर नहीं होता है। तीसरी बात जो इम्प्लीमेंटेशन है आरक्षण का, जैसे उदाहरण देते हैं यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है, आपको थीसिस मिला करके, पब्लिकेशन मिला करके, पीएचडी मिला करके और डिग्री मिला करके 80% हो गया। इंटरव्यू में आप अगर ओबीसी हैं तो आपका कोई पब्लिश जो हुआ है उसको कहेगा जो हमारा स्टैंडर्ड उसमें नहीं आता, उसका नंबर 5 काट देगा, कहेगा बाहर वाला किया है जो एक्सपर्ट आया था। और जो वाइवा है उसमें आपको बिलो मार्क कर देगा, आप छट गए, दूसरे लोग आ गए। तो ये सारी चीजें इसी सरकार में चल रही है, फेयरली नहीं होता है। तो इतना भ्रष्टाचार, इतने अन्याय, इतना जुल्म 20 वर्षों में किसी कांग्रेसी सरकार पहले थी नहीं होता था, लेकिन इतना नहीं होता था। चोरी और सीना चोरी। बात करेगा आदर्श का, बात करेगा सुशासन का, बात करेगा पिछड़ा का। तो ये सारी चीज है। पिछड़ों को भी जो आरक्षण मिलता है तो वही लस्सा की तरह स्टार्टिंग में कोटा पुराता है, और जो प्रखर आदमी है उसको इसी मेथड से छांट देता है। सर, आपने सुशासन की बात की। मैं देख रहा था कैग का रिपोर्ट, तो उसमें बताया गया, कैग की रिपोर्ट में कई बार जिक्र किया गया है कि पिछले 20 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए की अनियमितता है। वो पैसे कहाँ गए ये कोई नहीं जानता है। तो कभी ये मामला सुर्खियां नहीं बनी, मीडिया में नहीं आई। आप लोग भी उस तरह से, जिस तरह से इस मुद्दे को उछालना चाहिए। एक बात है, चौथा स्तंभ बहुत हल्ला होता है। और प्रेस बिल जब जगन्नाथ मिश्रा की सरकार में आया था, जिसको काला कानून हम लोग कहते थे, तो हम लोग भी जेल गए थे उसके खिलाफ। आर.के. सिंह को टिकट देकर नरेंद्र मोदी ने मिनिस्टर बनाया रिटायर होने के बाद। उसको होम सेक्रेटरी बनाया। वो कलेक्टर था पटना का। चिड़ैया टार का पुल ऐसे था, ऐसे जाता था, ऐसे गिरता था। तो उसको जाम कर दिया, हमारे नेतृत्व में जाम हो गया था। नौजवान वगैरह जुटते थे, प्रेस बिल के खिलाफ ये आंदोलन बहुत चला था। वो कलेक्टर पहुंच के अपने आर.के. सिंह लाठी चला दिया हम पर, और हमारे साथियों को कपार फूटा, किसी को छू फूटा। हमको एक ही लाठी लगी इसलिए कि कुछ महिलाएं हमारे ऊपर में सो गई, जिसमें एक विजया सिंह नाम की वर्कर थी, और वर्कर थी कितने नाम अभी जिंदा है, उसका हस्बैंड मर गया। तो हम लोग तो प्रेस बिल के खिलाफ किए थे। जो प्रेस की स्वतंत्रता चौखंबा राज है, ये जिंदा रहेगा तो लोकतंत्र के लिए लड़ता रहेगा। आज क्या स्थिति है? तेजस्वी प्रसाद यादव लीडर ऑफ अपोजिशन है, और असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी का लीडर भी है, अपोजिशन लीडर भी है। लोकतंत्र के बारे में क्या कहा गया अपोजिशन लीडर के बारे में? शैडो चीफ मिनिस्टर, शैडो प्राइम मिनिस्टर। और जो चीफ मिनिस्टर है तो डिजरो चीफ मिनिस्टर, डिफैक्टो ने डिजरो, रियल चीफ मिनिस्टर, रियल प्राइम मिनिस्टर। अंतर इतना ही शब्द का ना, जो लोग डेमोक्रेसी की परिभाषा है यही न है। तेजस्वी प्रसाद यादव प्रेस करता है कॉन्फ्रेंस, तो इतना छपता है पटना के अखबारों में, किसी में नहीं छपता है। अब उसी दिन हम गए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तो वो न्यूज नहीं था, वो न्यूज नहीं था। तो ये अखबार एक तो मालिक का है,
दूसरा विज्ञापन पर जीता, विज्ञापन जीवी है मालिक सब। और जो जर्नलिस्ट है वो जात में बटा हुआ है, वो न्यूज के जो प्रभावकारी स्वरूप है उस पर नहीं बटा हुआ है, वो जात पर बटा हुआ है। तो जात पर बटा हुआ है तो जो सोलकन की पार्टी, शूद्र की पार्टी रहेगी उसके खिलाफ रहेगा ऊंची जात को। कई कारण है, ये भी कारण है। और ये कारण है तो ये जो वो साफ करो, भूरा बाल साफ करो, तो पत्रकार में कौन ऐसे लोग थे जिसके दिमाग से निकला था? और वो हाजीपुर में बैठक किया और उससे निकला भूरा बाल साफ करो। लालू जी के माध्यम से हुई जो उन्होंने कहा कि भूरा बाल साफ करो, कहीं नहीं ये बात कभी नहीं कहा था। लालू जी ने सफाई भी दी, अखबार ने नहीं छापा, चीफ मिनिस्टर रहते सफाई दी, कोई अखबार नहीं छापा। उस दिन उसको विज्ञापन का डर नहीं था, आज ज्यादा विज्ञापन का डर, क्योंकि कास्ट इंटरेस्ट, क्लास नहीं, कास्ट इंटरेस्ट। तो जो कास्ट इंटरेस्ट है तो डिफिनेशन डॉक्टर लोहिया वाला अभी मैंने बताया। तो अभिजात वर्ग जो पैदा होता है वो पिछड़ा में कितना बड़ा जमींदार है, कितना बड़ा अफसर हो जाए, IAS, IPS, IFS, उसका अभिजात का स्वरूप समाज नहीं स्वीकार करता है। समाज का मतलब वो जो समाज हर चीज पर नियंत्रण करता है, ये बात है समाज। तो इसीलिए मीडिया के बारे में क्या कहेंगे हम लोग तो एडवाइस दिए थे कि महागठबंधन की तरफ से कॉल दिया जाए कि अखबारों का बहिष्कार करो, अभी नहीं हुआ। चर्चा आई कहीं तो इधर 2-3 दिन से दिख रहे कुछ न्यूज छपा है, लेकिन वो उतना नहीं छिपचा जो बड़ा है। आज एक देखा है न्यूज है कि वो दिन कोटा, वो दिन द कोटा। आपको ये लगता है सर कि जो देश में पूरे देश में मीडिया है उसमें बिहार की मीडिया सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है? मीडिया ज्यादा बिहार में भ्रष्ट अगर हम न कहें तो अपने दायित्व का निर्वहन जो होना चाहिए लोकतंत्र के हित में, समाज के हित में, निष्पक्षता, उससे विमुख है, बहुत दूर है। और कुछ दिन के बाद पक्षपाती है मीडिया, ये कहना पड़ेगा, ये स्थिति है। इसलिए हम अभी भ्रष्ट क्यों कहेंगे, उसे पत्रकार जर्नलिस्ट भी, जर्नलिस्टों के प्रति थोड़ा है, इस सब के बावजूद भी रेस्पेक्ट हमारा। सर पिछले 20 सालों से नीतीश जी हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा की सरकार है यहाँ पे, लेकिन जो पिछड़े दलितों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए था, नौकरी हो या और दूसरे चीज़ों में होना चाहिए था, वो नहीं मिला। तो ये जो असमानता की खाई है बिहार में बहुत ज़्यादा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? लालू जी का भी शासनकाल जोड़ लीजिए तो करीब 30-35 साल हो जाता है, तो किसे जिम्मेदार मानते? देखिए लालू जी के कार्यकाल में तो देखिए असमानता कई चीज़ों की है। व्यवहार की असमानता है, इज्जत पाने का जो अधिकार होना चाहिए उसकी असमानता है, शिक्षा पाने का जो अधिकार होना चाहिए उसमें असमानता है, एक दूसरे के प्रति नजरिया कैसी रखनी चाहिए उसमें असमानता है। तो ये सब वर्ग के चलते नहीं सिर्फ है, वर्ण के चलते है। तो असमानता नीतीश के, कर्पूरी जी के राज में तो हिस्सेदारी का जिसके मन में भाव पैदा हो गया, ये बड़ा परिवर्तन का एक स्तंभ है, एक चरण है। क्योंकि सबसे बड़ी बात थी पिछड़ों को
उठाना जिसमें हीनता का भाव है, जो आवाज़ मूक है कि मूक को आवाज़ ठीक करो, आवाज़ दो उसके मुंह में और फिर उसको भूख पैदा करो। जैसे खाने का भूख होता है वैसे सामान पाने की भूख होनी चाहिए, वैसे हिस्सेदारी की भूख होनी चाहिए। ऐसे निर्णय में हमारी हिस्सेदारी हो, इज्जत में हमारी हिस्सेदारी हो, व्यवहार में हमारी हिस्सेदारी हो, तो हिस्सेदारी तो हर चीज़ में होनी चाहिए ना। तो लालू के और कड़वी ठाकुर के समय में तो ये हिस्सेदारी हुई या मूक आवाज़ मुखर हुई। ये 20 वर्षों में उनको बोलने की अधिकार पाने की हिस्सेदारी थी, वो खत्म हो गई है। वो जैसा है वैसे ही भोग रहा है। हम लोगों को व्यथा कहता है, कहीं नहीं सुन रहा है। उन लोगों का काम छोटा सा होता है तो कलेक्टर कर देता है 1 मिनट में। इधर अन्याय हो रहा है, मालगुजारी क्या कहते हैं दाखिल खारिज का, अन्याय हो रहा है बलात्कार का, अन्याय हो रहा है डकैती चोरी का, अन्याय हुआ घर गिरा दिया, अन्याय हुआ कुछ हुआ, नहीं सुनता। पर्चाधारियों को आज भी बेदखल किया जा रहा है, चाहे भूदान का पर्चाधारी हो, चाहे लैंड सीलिंग एक्ट से सरप्लस लैंड हो, जिसको हिंदू में कहते हैं, हिंदी में भूमि हदबंदी से अधिशेष भूमि का पर्चा हो, या बास्कित का पर्चा हो, बेदखल किया जा रहा है। कहीं सुनवाई नहीं है। गरीब मारा मारा फिर रहा है। हम लोगों के पास आता है, किसको कहे दरखास्त चीफ सेक्रेटरी को दीजिए, जहां जाएगा वहीं पड़ जाएगा। कलेक्टर को अधिकार पिटीशन दीजिए, जहां जाएगा वहां पड़ा रह जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं। तो सरकार एक्टिव रहती है तब कार्रवाई होती है, सरकार न्यूट्रल रहती है तब कार्रवाई होती है, सरकार प्रो पीपुल रहती है तब कार्रवाई होती है। तो भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है, घूसखोरी है, लूट है सब जगह। तो इसमें सरकार नहीं काम करती है, इसमें न्याय नहीं मिलता है। जो नीडी है जस्टिस का, उसको न्याय नहीं मिलता, वो वंचित हो रहा है। और जिसको नीडी नहीं है, जो इनक्रोचर है, इज्जत का भी सम्मान का भी हर तरह का, वो प्रबल है, वो मुखर है, वो ताकतवर है। तो समाज इस तरह से बटा गया। इस बार पकड़ा गया है, पब्लिक नाराज है, और हम जब जाते हैं तो अब कहता है कि हमरा कहीं के रास्ता नहीं छिले को तो कहिए, आप हम कह वहाँ सबका। भोजपुरी में कहता, मैथिली में कहता, जिधर जाते हैं आके मिलता है तो कहता है। तो लोग रास्ता खोज रहे थे। तेजस्वी यादव में एक आकर्षण है, तेजस्वी यादव गरीबों की बात भी बोलता है, सामंती वर्ग के खिलाफ भी बोलता है। तो हमको ये अखबार वाला ने कहा कि आपकी पार्टी तो ए टू जेड है। तो हम बोलिए हम कहाँ कहते हैं, कहते सही ए टू जेड है, लेकिन ए टू जेड का मतलब है कि गरीबों पर अन्याय बढ़ता रहे, पिछड़ों का हकमारी होते रहे। ये है ए टू जेड का मतलब। ए टू जेड का मतलब है, टू जेड का मतलब है सबको जो हम देखेंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिविलेज स्पेशल किया गया है कि जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, सामाजिक रूप से सताए हुए हैं, उसको हम स्पेशल अटेंशन देंगे। तो तेजस्वी जी उसे कमिटेड है। हमने आपसे सवाल पूछा था कि असमानता की खाई जो है बहुत ही गहरी है। बात इतनी ही तक नहीं है, बिहार के जितने भी क्रीम पद हैं, जितने भी क्रीम पद हैं, IAS, IPS, सेक्रेटरी लेवल के, या फिर DSP, SDM, तमाम जो क्रीम पद हैं उन पर कुछ खास वर्गों का ही कब्जा है। सही कह रहे हैं। तो ये इसकी वजह आप क्या मानते हैं? ये जानबूझकर किया गया है, या फिर जो दलित पिछड़े IAS, IPS, DSP, BPSC से जो जाते हैं प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, उनमें योग्यता का अभाव है? देखिए, आरक्षण की लड़ाई जब शुरू हुई इस देश में, तो कहा कि पिछड़ा को अगर विशेष अवसर दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, तो अयोग्यता लोगों को
अयोग्य लोगों को पद पर बैठाना है। एक शब्द निकाला था अंग्रेजी का कि एडमिनिस्ट्रेशन में चेन रिएक्शन हो जाएगा, चेन रिएक्शन। ये आरक्षण विरोधी ने कहा था लोगों ने। तो हम लोगों ने उन लोगों को जवाब दिया था कि आरक्षण से इतने बड़े बड़े डॉक्टर पैदा हुआ, तो उन डॉक्टरों में कितने दलित हैं, पिछड़े हैं, जिन्होंने पिछड़ों के औरत के पेट में सीजरियन करते हुए कैंची और कपड़ा छोड़ दिया, और कितने ऊंची जात के लोगों के डॉक्टर ने छोड़ा, ये बताओ पहले। तो इसीलिए एक दूसरा उदाहरण देते हैं हम। आप मौर्या लोक में 3 बजे चले जाइए, 3 बजे 2 बजे खड़ा हो जाइए। अगर 200 गाड़ी घुसेगी, 200 का आप कटर लाइन रखिए, तो 200 गाड़ी जो घुसेगी, तो आज भी जो सामंती वर्ग है, उसका जो परिवार के लोग है, उसका जो गाड़ी है वो उतरा है, तो आपको पहचाना जाएगा ये कौन है। तो 100 में आपको 2 गाड़ी मिलेगी जो दलित पिछड़ा आदि का है, और 92 गाड़ी वही मिलेगी। वो गाड़ी मौर्या लोग में कहाँ जाती है? शॉपिंग करने। शॉपिंग से पैसा कहाँ से आता है? सरकारी महकमे से। तो जब सरकारी महकमे से पैसा आता है तो सरकार किसकी है? उसी की है। और 2 गाड़ी आती है, किसी तरीके से कुछ लिया चला गया, तो 100 में 2% हमने ज्यादा कर दिया। तो सरकार तो उनकी है, क्योंकि नीतीश की सरकार पहले महीने का उससे खंडी है। 3.5 आदमी जो उसके पीछे है, तो अभी जो ट्रांसफर पोस्टिंग लॉट में हुआ है, उसमें 2 दलित, 2 पिछड़ा, 4 भी मिलने से पूरी लिस्ट में नहीं मिलता था। अभी IAS लोगों को प्रमोशन दिया है, UPSC ने प्रोमोटी IAS को कंफर्म किया है, तो उस सबको भी रैंक मिला है। तो जो एडिशनल सेक्रेटरी का रैंक हो गया, जॉइंट सेक्रेटरी को बनाता है DM, जो डायरेक्ट होता है, तो उसमें एक प्रमोटी ने जो Annex 7 कहा था, उसका मैसेज मिला कि हम लोगों को न्याय कब तक मिलेगा। तो हमने पूछा न्याय का क्या मतलब है? तो कहा कि हमारे बैच में जिसको बैच अलॉट हुआ और जो काम करता था और जिसको एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी बनाया, तो उस सब को जिला में पोस्टिंग कर दिया, बड़े पदों पर पोस्टिंग कर दिया, अच्छे डिपार्टमेंट में दे दिया कक्षी पद। हमारे जैसे आदमी सबको पोल डेस्टिनेशन में डाल दिया। ये सरकार है कर रही है, कहीं आपको लिस्ट में नहीं मिला है वो सब। तो ये होता है, हो रहा है। इसीलिए हमने कहा कि सोचने से सरकार नहीं है, वो उनकी सरकार है जिनके गोद में नीतीश जी बैठे हुए हैं 20 वर्षों से। नीतीश जी न पिछड़ा का आदमी, न गरीब का आदमी है, न सामाजिक न्याय का आदमी है, किसी का आदमी नहीं है। अब कहेगा इतना विकास किया, तो 1 लाख रुपया की बात आपने की, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ की बात की आप, कम है, कम है। अब एक उदाहरण मैं बताता हूं। लालू यादव की सरकार को पैसा नहीं था। पैसा 2 जरिया से आता है, 3 जरिया से। एक होता है कि सरकार का अपना रिसोर्सेज हो, तो आज भी वो रिसोर्सेज बिहार सरकार को नहीं है, उस समय और नहीं था। एक होता है कि पब्लिक ऋण आप लीजिए, और एक होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको मिले। एक और जरिया है विदेशी ऋण, आपको किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ मिले। लालू जी की सरकार में बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था, उसके लिए भारत सरकार को पैसा घट गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको कहते हैं कि डॉलर में जब काम हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, तो डॉलर में ही लेगा। तो विदेशी जो फॉरेक्स है, वो फॉरेक्स नहीं था भारत सरकार के पास। चंद्रशेखर आए तो गिरवी रखना पड़ा सोना को, इसी के चलते।
लालू यादव को कुछ वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट विभिन्न डिपार्टमेंटों में मिला था, जिसमें हमारा भी डिपार्टमेंट था। वो दिल्ली की सरकार जो थी, चंद्रशेखर वगैरह के समय में सब पैसा विड्रॉ कर लिया। वर्ल्ड बैंक से जो डॉलर मिला था सबको बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेक्स वाला डाल करके अपने खाता में पेमेंट कर दिया। ये स्थिति थी। लेकिन 10वीं वित्त आयोग के बाद जो नरसिम्हा राव ने काम किया था, बड़ा चमत्कार किया इकोनॉमिक फ्रंट पर, बहुत चमत्कार किया था कि उन्होंने लाइसेंसी युग परमिट युग को खत्म किया झटके में, और दूसरा काम किया लिबरलाइजेशन किया। लिबरलाइजेशन में जो बाहर का जो FDI होता था उसको आने के लिए गेट खोल दिया, कहा कि अनुमति लेने की जरूरत नहीं, आप आइए और सिंगल विंडो सिस्टम हम करेंगे। तो वो पैसा जब आने लगा तो उस पैसा से इन्वेस्ट होने लगा। अर्थशास्त्र का नियम है मनी ब्रीड्स मनी, पैसा पैसा को जन्म देता है। तो जो FDI आया वो ब्रीड करने लगा पैसा, तो ब्रीड करने लगा पैसा तो टैक्स भरने लगा भारत सरकार को। तो संविधान में एक व्यवस्था है कि सेंट्रल टैक्सेज में डिवोल्यूशन ऑफ फंड जो होगा, फंड माने जो टैक्स से पैसा आएगा, वो स्टेट को जो पैसा देगा उसका जो पैरामीटर होगा वो फाइनेंस कमीशन तय करेगा। अब फाइनेंस कमीशन प्रत्येक 5 वर्षों में एक कंसल्ट होगा, अब 5 वर्षों की उसका रिपोर्ट होगा। तो बिहार के लिए उसमें स्पेशल प्रोविजन किया। तो वो पैसा 10वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशन के बाद ये 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 16वां गठित हुआ है। तो नीतीश सरकार को हजारों करोड़ रुपया मिलता है सिर्फ सेंट्रल टैक्सेस में हिस्सेदारी। क्यों? इस बार भी वो रिट्रीट किया है, जो मेमोरेंडम दिया है 16वें वित्त आयोग के लिए, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो 15वें वित्त आयोग में NK सिंह इसके पक्षधर थे, NK सिंह इसके पक्षधर थे। कई कारण है, उसको बताएंगे कभी। तो NK सिंह कमिश्नर हो गए, इन्होंने पैरवी की, ये भी पैरवी पर भारत सरकार की इच्छा थी। तो NK सिंह ने पॉपुलेशन को, डेमोग्राफी को, इसको पैरामीटर बनाया। डेमोग्राफी कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, बाढ़ है, सुखाड़ है, ये बिहार के भाग्य में है, आज भी है। सब फसल जल गई क्योंकि सिंचाई की मुकाबले व्यवस्था नहीं है। आज जब वर्षा होगी तो तटबंध टूटेगा, तो जो रोपा हुआ सब बह जाएगा। तो इस पर आज तक नियंत्रण नहीं हुआ। तो इस सब को समेट के इसको मिलता है 41% हिस्सेदारी। 1 लाख करोड़ रुपया अगर सेंट्रल टैक्सेस में भारत सरकार में जमा होता है तो 41,000 करोड़ रुपया इसका होगा। जी जी। तो 1,00,000 करोड़ रुपया का आज कोई हिसाब नहीं है। तो जो अथाह पैसा आया है इनके पास, उसी उम्मीद पर उन्होंने शराबबंदी की थी, जो एक पैरेलल इकोनॉमिक स्टेट में चल रहा है, और जो अपराध वर्ग को ज़्यादा प्रमोट किया है, धनाढ़ वर्ग को भी प्रमोट किया है। तो वो पैसा जो आता है उसमें विचलन होता है, डाइवर्सन बहुत होता है। जी जी। क्योंकि वो तो स्कीम बाय डिपार्टमेंट बाय पैसा आता है, जो सेंट्रल टैक्सेस की हिस्सेदारी है वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में। तो पैसा आ गया और डाइवर्सन बहुत होता है। और डाइवर्सन जो होता है तो जो खर्च होता है उसका प्रॉपरली हिसाब जो होता है उसमें घालमेल होता है और पैसा बच जाता है खर्चा करने से। तो उसको जो जोड़ा जाएगा,
जो पैसा कितना सरेंडर हुआ, तो 20 वर्षों में कई लाख हजार करोड़ रुपया होगा। अब ये जो सीजे, ये चीफ अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस जी यहाँ है, अब अपना प्रतिवेदन देता है तो इसको लोग देखें कितना पैसा आया। अब सेंट्रल का जो अकाउंटेंट जनरल है जनरल, तो उसका जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में ले होता है, तो किस स्टेट को कितना पैसा गया वो भी उसमें लेख रहता है। बिल्कुल। तो दोनों को मिला भी कितना खर्चा हुआ है। और जो नीचे से आता है हिसाब, जिसका पैसा रिलीज करने का तो जरिया ट्रेजरी है, मेन है ट्रेजरी, तो ट्रेजरी का क्या हिसाब आता है। इसीलिए पैसा का तो इस फंड से उस काम में, उस काम से वहां डाइवर्सन होता है। मनमाना है, कोई वॉइस नहीं है, कोई चू चप्पड़ नहीं बोलता है, कोई अखबार में नहीं छपता है ये गड़बड़ी हुई है। ले आवे तो 1 लाख हजार करोड़ रुपया का मामला आया है। कैटो अखबार इसको अपने यहाँ स्थान दिया है, न्यूज बनाया, खत्म हो गया। दूसरी लालू जी रहते, कर्पूरी जी भी रहते, या हम लोग रहते, तो ये न्यूज चलता रहता है, अभियान चला देता अखबार। नेता से लेकर अभिनेता तक सब यही बोलता, 1 लाख हजार रुपया करोड़ खा गया। लालू यादव के सारी जगह छापा पड़ा फॉर्डर स्कैम का, ससुराल में, बेटी के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, अपने यहाँ एक पुर्जा नहीं मिला और एक धेला नहीं मिला, यानी स्रोत मिला। बावजूद इसके अभी तक पागल है उसके पीछे। तब तक वो कहता है ये चोर है। रेलवे को मुनाफे में ला दिया, कहता है चोर है। तो ये पिछड़ा का आदमी कहीं बड़ा होगा, समाज के लिए करेगा, गरीब के लिए करेगा, पिछड़ा के लिए करेगा, अवेयरनेस पैदा करेगा, तो ये चोर है, बदमाश है। ये डिसीजन, ये निर्णय किसका है? जिसने हमारी हकमारी की अभी तक, उसी हकमारी को मजबूत कर रहा है नीतीश कुमार। तो 1 लाख हजार करोड़ रुपया कोई देखेगा। अब उसके जाने के बाद सरकार आएगी तो देखा जाएगा, खोजा जाएगा। जी जी जी, आपने शराबबंदी की बात की और बोले कि पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है। पूरा बिहार नहीं, पूरा देश जानता है कि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी की होम डिलीवरी होती है। एक पैरेलल इकोनॉमी भी चल रही है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने, जो आपके विरोधी और बीजेपी के कार्यकर्ता ही ये सब काम करते हैं, बावजूद इसके आप लोग ये साहस क्यों नहीं दिखाते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो शराबबंदी को ख़त्म करेंगे? आप ताड़ी को लेकर तो कह रहे हैं कि भाई हम ताड़ी को शराबबंदी से अलग करेंगे, शराबबंदी को अलग ख़त्म करने की बात क्यों नहीं कर रहे? देखिए, शराबबंदी खत्म जो करेगा कोई, तो कहीं न कहीं दूसरा इमेज प्रोजेक्ट करेगा कि जो मैन्युफैक्चरर है उसके हित में काम किया है। अब अभी जो शराब धड़ल्ले से मिलती है, और शराब जो नेपाल से आती है, शराब उत्तर प्रदेश हरियाणा से आती है, शराब उत्तर प्रदेश झारखंड होकर के आती है, बंगाल होकर के आती है, चारों तरफ से, तो उसमें प्रशासन और पुलिस तो दोनों मिली हुई रहती है। और शराब पकड़ाता है किसका? 4 ट्रक सारा शराब वाली इस रोड में पार हो गया, हरियाणा का है पुलिस को। और जो आदमी 4 ट्रक, वो 2 एजेंसी का है, और जो 5वां ट्रक आया वो उस एजेंसी से पूछा नहीं, जो शराब, वो पुलिस से पकड़वा दिया, उसको पकड़वा दिया, क्योंकि जो पुलिस का हिस्सा मारा जाता था और जो लोग था उसका मोनोपोली मारा जाता था। पुलिस, शराब बेचने वाला, शराब पीने वाला, बेचने वाला, पुलिस और प्रशासन, तीनों आदमी का तिगड्डा संबंध है। और सारा व्यवस्था अफसर और पुलिस कर रही है सारे प्रदेश में।
तो जो शराबी है, अति शराब का धंधेबाज है, उसको गाड़ियां हो गई है काली कमाई से। उसका मोटरसाइकिल भी नहीं था तो उसको गाड़ी हो गई है, मकान हो गया है, हथियार हो गया है, आलीशान घर हो गए हैं, आलीशान घर हो गया। नहीं, अब 5 ठो उसके पास 10 ठो क्रिमिनल हो गया है, वो हथियार हो गया है। पुलिस सब जानती है। जब उसकी गाड़ी काफिला चलता है कहीं रात में गाड़ी से, तो वो सब रास्ता साफ करता है, क्रिमिनल से पास कराता है। अब पुलिस दूसरी जगह रहती है, और जब उसको करके पास करेगा ट्रक विदेशी शराब का या हरियाणा कहीं का, तो पुलिस दूसरे डायरेक्शन में रहेगी। तो ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो गया इनडायरेक्टली शराब का धंधा। कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहले इस प्रदेश में शराबबंदी लागू की थी, जब बिहार और झारखंड एक था, कहीं ये धंधा नहीं होता था, कहीं पैरेलल इकोनॉमी नहीं बनती थी। यही क्रिमिनल 10 क्रिमिनल को नहीं शराब के बदौलत पैदा कर दिया। समाज में इतनी गुंडागर्दी, अनुशासनहीनता, मर्यादा खत्म हो गई शराब की बिक्री से कि आपकी इज्जत बच गई है समाज में। ये समझिए बहुत है ये शराब के चलते। हर टोला में 10 टो मोटरसाइकिल, हर टोला का छड़ा करके चलता है। समाज में जो मर्यादा और अनुशासन खत्म हो गया, कोई किसी को कहने वाला नहीं है। शराब की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए पैरेलल इकोनॉमी है। ये हो सकता है कि 1 लाख 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पैरेलल इकोनॉमी हो गई हो इस शराब की, ये स्थिति है। आपको नहीं लगता कि जो स्थिति है वैसी स्थिति में शराबबंदी नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा था? देखिए, हम तो नशा के खिलाफ हैं, गांधी के समर्थक हैं, कर्पूरी ठाकुर के शिष्य हैं, तो हम तो शराबबंदी को पसंद करेंगे। शराब नहीं पिए समाज, शराब से संस्कार, परिवार सब बर्बाद हो रहा है। लेकिन शराबबंदी का मतलब ये नहीं है कि शराब माने खुलेआम चले। अब पुलिस को जो कहने कंप्लेन जाए, पुलिस उसी को दूसरे केस में फंसा के बंद कर दे, उसी शराबी के कहने। एक गांव में 10 जगह शराब रात में आता है, पुलिस को मालूम है कि यहाँ स्टोर होता है, भंडारण होता है, और यहीं से सप्लाई होता है, और वही सब जाकर थाना के चारों तरफ घूमता है। पैसा चाहिए। पुलिस जितना आज करप्ट है, उतना करप्ट पहले नहीं थी कभी। एक FIR में 10,000 रुपया, FIR करने जाएगा तो जाओ जाए, 4 दिन 5 दिन उसको दोहराएगा, 10,000 देगा तो FIR करेगा। वो सेक्शन तोड़ करके, क्यों कि जिसके खिलाफ करेगा केस उसको भी पुलिस ने पैसा ले लिया तो सेक्शन तोड़ देगा, निष्प्रभावी कर देता है। ये बहुत गहन जांच का विषय है, लेकिन क्या करेगा, कहता सुशासन है। तो जब अखबारों में सुशासन बाबू छपता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपता है, तो क्या कहेगा? क्या एक तरफा प्रचार चल रहा है, नीतीश कुमार सुशासन का राज है। हम कह दे जो कुशासन है अननोटिस्ड, एक जनता दल यू का बीजेपी का वर्कर कह दे कि सुशासन बाबू ने ये तीर मार दिया, तो बड़का न्यूज बनेगा। भ्रष्ट हो गया है, व्यवस्था हो गई है सरकार की। अभी सर वोटर वेरिफिकेशन को लेकर आप लोग काफ़ी मुहिम चलाए हुए हैं और इससे नाराज़ भी हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू पूरी तरह से खामोश है। उनके जो और दूसरे सहयोगी हैं, जो खास करके जीतन राम मांझी हुए, चिराग पासवान हुए, जो खुद को दलित नेता कहते हैं, वो चुप हैं। उन्हें नहीं लग रहा कि गरीब गुरबा के वोट पर कुठाराघात हो रहा है। आप ही लोग को चिंता ज़्यादा क्यों है? चिंता ज़्यादा इसलिए है कि हम जिसके लिए फिक्रमंद है, समाज के जिस वर्ग के लिए, उसका वोट कटेगा, निश्चित कटेगा। नहीं तो 2003 के बाद आपने
ये विशेष गहन पुनरीक्षण क्यों नहीं करवाया? 2005 में असेंबली का चुनाव हुआ, 10 में हुआ, 15 में हुआ, 20 में हुआ, 25 में होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी का चुनाव, लोकसभा का चुनाव वैसे 4 में हुआ, 9 में हुआ, 14 में हुआ। नरेंद्र मोदी 14 में आए, नरेंद्र मोदी 19 में आए, नरेंद्र मोदी 24 में आए। इतने दिन आपने नहीं किया। अब किया तब जब 7 जनवरी 2025 को सामान्य वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करने की जो प्रक्रिया थी, जिसमें एडिशन और डिलीशन दोनों होता है, इसमें सिर्फ डिलीशन है, वोट कटेगा, जुड़ेगा नहीं। तो हमको तो इस पर आपत्ति है। अब तक स्पेशल गहन सुपरविजन देखें जो कुछ और स्टेट में करेगा तो अपना चेहरा छुप, इलेक्शन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो कहेगा हमने वहां भी करवाया। तो यहाँ तो चुनाव है। अब ये 26 दिन में कैसे होगा? और इलेक्शन कमीशन का मौखिक आधार सब निकलता है। जैसे आधार कार्ड से पासपोर्ट बनता है, उसको आपने अलाउ किया है आवासीय और जन्मतिथि के लिए। आधार कार्ड से आईडी बनता है, उसको नहीं किया है। राशन कार्ड अब नहीं किया है। आधार कार्ड से विद्यार्थियों को नौकरी मिलती है, एडमिशन होता है, वो नहीं किया है। आधार कार्ड से हॉस्पिटल में एडमिशन होता है, एडमिट करता है, वो नहीं किया है। ट्रीटमेंट होता है, वो नहीं किया है। तो आधार कार्ड को हटाने का क्या उचित है? आपके मन में कोई अल्टेरर मोटिव नहीं है तो फिर इस आधार कार्ड को क्यों हटाया? और अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो तुम जन्मतिथि और आवास 2 प्रमाण पत्र के लिए जो कह रहे हैं, तो इसको सत्यापित करने के लिए धुलिया कहा हमारे घर में भी नहीं होगा, हमको भी परेशानी होगी। ये जस्टिस धुलिया ने कहा 2 आदमी के बेंच में। अंत में कहा कि आप इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, लेकिन आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, आईडी कार्ड को शामिल करने में विचार कीजिए। अब इलेक्शन कमीशन ने 2 स्टैंड की लिया। एक स्टैंड शुरू में सभी एलवीयू को कलेक्टर ने कहा डायरेक्ट कि जो देता है सबूत वही लेकर के दस्तखत ले लो, अपलोड करो। दिन में 3 बार इलेक्शन कमीशन पूछता है चीफ इलेक्टोरल अफसर को, कलेक्टर को। और कलेक्टर हर बीएलओ को कहता सब काम छोड़ करके कि अपलोड करो 3 बजे। कितना हुआ? अभी कहता है कि कोई नहीं देता है सबूत, दस्तखत लो, निशान लो, फॉर्म लेकर जाओ कि इस पर दस्तखत करें ना तो वोटर और जमा करो, सबको छांटेगा। सबसे गूढ़ बात है ये कि जो हवा बदली है, उस हवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित को एहसास हो गया है कि ये सरकार हमारी नहीं है। अब ब्लॉक हमारा नहीं सुनता है, थाना हमारी नहीं सुनता है, सब डिवीजन हमारा नहीं सुनता है, ये सीओ नहीं सुनता है, कलेक्ट्रेट में सुनता, कहीं नहीं सुनता है हमारा। और एक अफसर जिला में यहाँ है DCLR, आज 6 महीना में वहाँ हो गया SDO सेम जिला में। वो कौन है? उसको भी पहचानता है समाज का लोग। तो ये सारी चीज़ें जो है सो हवा जो बदली है, तो बेचैनी जो की आई है बीजेपी में, तो बेचैनी को उसने कहा कि जो वोटर संदिग्ध है और जो वोटर खुल करके उधर है उसको काटो, डिलीट करो। पर्पस यही है। दिल्ली में तो कांग्रेस नाम नहीं लेता है, इसीलिए कि केजरीवाल से बीजेपी को भी दुश्मन है, कांग्रेस वाले को भी है। कांग्रेस वाला समझते कि हम बीजेपी से आमने सामने थे, तो ये आ गया कहाँ से? केजरीवाल किया है तो दिल्ली में भी यही काम किया है। पायलट प्रोजेक्ट वो बनाया दिल्ली को, महाराष्ट्र को नहीं। महाराष्ट्र में भी वोट को जोड़ा गया है। और दिल्ली में उत्तर प्रदेश से सीमा था दिल्ली का, वहाँ के लोगों को वोट जोड़ा गया है।
और हरिजन दलित ये सब जो वोट नहीं मिलता, दलित का पिछड़ा का, ये सब वोट काटा गया है। जो वोटर बीजेपी को नहीं था तो घटा दिया, जीत गई। यही काम ये बिहार में करना चाहता है, इसके बाद वो बंगाल में करेगा। पूरा एक षड्यंत्र रचा गया है। षड्यंत्र है, प्रपंच है, छल है, भूमिका है। इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगता था पहले, पॉलिटिकल पार्टी तो इलेक्शन कमीशन सफाई देता था। इस बार इलेक्शन कमीशन मतदाता आमने सामने है। मतदाता बुझता है, जनता बुझती है कि इलेक्शन कमीशन हथकंडा बन गया है नरेंद्र मोदी का और हमारे खिलाफ अन्याय कर रहा है। ये स्थिति आ गई है। इसीलिए वो संवैधानिक संस्था होकर के भी पक्षपाती और हठी संस्था हो गई है, वो गरीब विरोधी संस्था हो गई। अब इसमें कितना करता नहीं करता उसके बाद ही होगा। अब 28 जुलाई को क्या जवाब देता है, अब उस दिन तक 26 को उसको रिपोर्ट ले करना है। 26 तक है, 27 28 को जवाब दिया है, तो स्थिति बताएगा ना कितना जनरेट हुआ है और कितना वोट कटा है और किस आधार पर कटा है। सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा। बिल्कुल, तो ये स्थिति है। जेडीयू सर कह रही है कि 2025 और फिर नीतीश। अब नारा देने के लिए हम किसे रोकेंगे, लेकिन नारा तो वही देता है जो इसके पीछे लोग हैं। नीतीश तो अपने कुछ है नहीं, तो 25 है फिर नीतीश है, तो नारा भी जा रहा है ना कि 25 की ललकार है, 23 की सरकार है, आएगी सरकार। तो नारा गढ़ने से वोट तो मिलता नहीं है। वोटर को समझाया जा करके ये जो आग लगी हुई है मतदाताओं के बीच में, जो वोटर की डकैती हो रही वोट की, ये बीजेपी डकैती करवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, सीधा आरोप है। तो नारा से तो नहीं बंद होगा ना, तो वही ना वोट में परिवर्तित होगा। तो 25 नीतीश को मिला दे, पहले इसको तो रोके। नीतीश कहीं है, ये बीजेपी समझ गया। और बीजेपी का अल्टीमेट टारगेट एक और है। वो टारगेट है जो बता देना चाहते हैं कि इस बिंदु पर अगर चुनाव का बहिष्कार या हंगामा होता है तो नीतीश से मुक्ति मिल जाएगी, हमें जी राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। तो अल्टीमेट गोल वो भी है बीजेपी का। बीजेपी की तर्कस में दो तीर है, वोट कटवाओ, चुनाव करो। अब वोट कटाने से हंगामा होता है, आंदोलन होता है, चुनाव के लिए इंटरवेन करता है सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी इंटरवेंशन हो जाता है, तो मियाद खत्म हो जाएगा असेंबली का राष्ट्रपति शासन। नीतीश जाओ गतालखाना में, अब इसको नहीं ढोना है। आरजेडी बीजेपी हम आमने सामने रहेंगे। तो ये भी टारगेट है। डबल गेम खेल रही है बीजेपी। डबल गेम। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद भले ही अभी बीजेपी नीतीश जी को साथ में रखी हुई हो, लेकिन चुनाव के बाद जेडीयू ही खत्म हो जाएगी। नीतीश को जे लोग पीछे में 3.5 आदमी है, अगर राष्ट्रपति शासन हुआ तब भी और चुनाव हार गया तब भी, ये 3.5 आदमी सबसे पहले भागा देगा। तो बीजेपी तो इसको पूछेगा भी नहीं, राष्ट्रपति शासन इसको काहे को पूछेगा। वो तो फिराक में आरजेडी वर्सेस बीजेपी डायरेक्ट हो। तो आरजेडी वर्सेस बीजेपी क्या लग रहा है कि इस बार आप लोग पूरी तैयारी में हैं कि मतलब बीजेपी को मात देनी? जनता तैयार है नीतीश को बदलने के लिए, वोटर तैयार है। और इसीलिए जो गहन पर्यवेक्षण की कार्यवाही मतदाता हो रहा है, तो उस पर जनता में आक्रोश है। आप कह रहे हैं जनता तैयार है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे नेता एनडीए के साथ हैं और वो कह रहे हैं कि पूरा दलित समुदाय जो है वो पीएम मोदी के साथ। अब दलित समुदाय में अगर जीतन राम मांझी सबके लीडर होते, 10-20 सीट 25 सीट रहता इनको,
सब जात में सिकरा हुआ है। चिराग पासवान वही करता जो बीजेपी कहती है। वो नीतीशों को भी डरवाता है। चिराग पासवान को हम तो वो भी पाँव ऐसे से दबाता था ना। तो खेल बड़ा बड़ा है। सब खेल में प्रपंच और छल है। छल हर जगह है। हर खेल में प्रपंच छल है। तेजस्वी यादव की सभा में सर काफ़ी भीड़ जनसैलाब उमड़ रहा है हर जगह। नवादा में अभी बहुत, नवादा में हमारा अनुमान है कि 50,000 से कम लोग नहीं हो। जी बिल्कुल, वही कह रहे हैं सर कि भीड़ तो 2020 में भी उमड़ रही थी। क्या लगता है कि इस बार जो है भीड़ वो वोट में कन्वर्ट होगा और तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की जनता के लिए एक उम्मीद है? 20 का जो था उसमें भी 10 सीट से हम हारे, 11,000 वोट से हम हारे। 20 में भी सरकार बन जाती तो प्रशासन तंत्र को, शासन तंत्र को एक्टिव कर दिया हराने के लिए। इस बार का जो वोटर है वो बहुत एक्टिव है, मुखर है और वो लगता है कि उनकी जो आवाज है, भावना है, बहुत जीवंत है। नीतीश को हराना है तो नीतीश को हराना है। जब जनशक्ति में ये भावना प्रबल होती है तो उसको जाना होता है। जी जी जी। पीएम मोदी की बिहार में कई सभा हो चुके हैं, आने वाले दिनों में अभी और होगा। कई करोड़ की सौगात कर रहे हैं, तोहफा बिहार की जनता को दे चुके हैं पीएम मोदी, आने वाले दिनों में और देंगे। 11 साल उनके कार्यकाल का हो गया है। आप कैसे देखते हैं सर उनके कार्यकाल को और जिस तरह से बिहार के लोगों को वो तोहफा देने का काम कर रहे हैं? बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है जी, और बिहार में पलायन सबसे ज़्यादा है। पलायन स्किल लेबर का भी है और जो ट्रेडिशनल लेबर है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, नॉन एग्रीकल्चर हो, उसका भी पलायन है। और जो डिग्रीधारी भी है, हाईएसटी, उसका भी पलायन है। यहाँ रोजगार नहीं है और रोजगार के लिए जो बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो ये तय हो गया कि यहाँ जो बड़ी कारखाने हैं, ये बड़े कारखाने यहाँ नहीं हो सकते। बड़े बड़े कारखाने, मीडियम कारखाने हो सकते हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो सकते हैं। इसी से इकोनॉमी को बूस्टर दिया जाएगा। इसी से तो जितने मीडियम साइज में सबसे ज़्यादा शुगर केन, उसकी जो फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री थी, चौपट हो गया। 20 वर्षों में एक का रिवाइवल नहीं हुआ। तो नरेंद्र मोदी आते हैं तो सेक्टोरल पैसा क्यों नहीं देते हैं? इतना का दान दे दिया तो शुगर 20 वर्षों में नीतीश कुमार है, अब बीजेपी की सरकार रही है, जिसकी सरकार रही हो, ये 11 साल नरेंद्र मोदी का है, तो 11 साल में तो सब शुगर फैक्ट्री का रिवाइवल हो गया रहता, रोजगार मिलता लोगों को, किसान का इकोनॉमिक जनरेट होता, आय का स्रोत बढ़ता उसका, गरीबी रेखा से नीचे लोग आते और पलायन में कमी होती, क्योंकि स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, एग्रीकल्चर, पढ़े लिखे लोग सब उसमें होते। दूसरी बात है कि पूंजी को, पैसा को इन्वेस्ट इंडियन सेक्टर में कई ऐसे इंडस्ट्री हैं जो बिहार में जॉब क्रिएट कर सकता है, तो वो सब नहीं देता है। हम मीडियम साइज मांगते हैं, बड़ा फैक्ट्री आप नहीं दे, वो पैसा नहीं देता है। तो अभी परेशानी बीजेपी की है कि 40 पार्लियामेंट की सीट है यहाँ और असेंबली सीट के मामले में बिहार को पॉलिटिकली बहुत कंसस मानता है लोग। तो ये सोचता है कि जो इस बार तेजस्वी के व्यक्तित्व में, जो आपने कहा कि यंग लोग,
तो ठीक आपका एनालिसिस है। कहना कि तेजस्वी में एक आकर्षण पैदा हुआ है लोगों में, खास करके युवा में। तो जब युवा शक्ति खड़ी हो जाती है तो वहीं से बदलाव शुरू होता है। तो ये है इस बार। तो बेचैनी तो एनालिसिस वो करवाता है सरकारी एजेंसी से भी और पार्टी की एजेंसी से भी। तो एनालिसिस में वो समझता है बिहार जा रहा है हाथ से, तेजस्वी के हाथ में जा रहा है। तो बेचैनी है, बार बार दौरा करता है और भूमिका बनाता है। भूमिका क्या बनाता है, एक उदाहरण बताते हैं। प्रधानमंत्री आए तो कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर को वे रखते हैं पांव के नीचे, हम रखते हैं हृदय में। और इस बात को कहने के लिए 1 महीना से भूमिका बनाई गई। नहीं, पार्टी के दिल्ली के मंत्री द्वारा, बिहार के मंत्री द्वारा झूठ, फैब्रिकेटेड, कंकोक्टेड, मनगढ़ंत, बेबुनियाद, जितना शब्द कहिए सब। मैं वहां था, उदयनयन चौधरी दलित है वो थे, और कई सीनियर लीडर आरजेडी के थे, फातमी जी थे, सिद्दीकी जी थे, और नेता थे। कहीं फोटो बाबा साहब का नहीं था वहां। और टेबल दूर था और वो चुपचाप बैठे हुए हैं ऐसे, एकदम खाली देख के, किसी को देख के मुस्कुराते, किसी को देखा नहीं। उनसे कटवाया गया तलवार से, वो पार्टी वर्कर का था, 78 किलो का था, ऐसे पकड़े हुए, ऐसे ऐसे लोग कटवाया, वो भी चला गया। मोटा भी उसका चला गया, 78 मोटा लाया था टोकरी में। इसके बाद जो ऑफिशियल माने औपचारिक जो केक आना चाहिए वो बिंदु यादव लाया, और उनके साथ जो लोग हो, बिंदु यादव राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, तो वो लाया। तो उस समय तक तो कहीं फोटो नहीं था, कहीं फोटो नहीं था। केक कटवाया गया, वो केक उनके मुंह में खिलाया गया, हम लोगों के बीच में भी केक बांटा गया। जब केक बटाई हो गया तो उसी टेबल पर, टेबल दूर था, इनसे कटवाया गया, टेबलें ला करके, अब फिर टेबल को ही रख दिया। लालू जी उठे चले गए अंदर, क्योंकि समय हो गया था, दबावा खाते। हम लोग भी थोड़ी दूर चल गए। अब फोटो जो देख घुमा रहा है, लालू जी का पांव कहीं कैसा फोटो टेबल कहीं, ये सब फैब्रिकेशन है, प्रोपगंडा है, झूठ फौल। इसी पर बीजेपी आरएसएस आधारित है, इसी पर फॉलोअर स्कीम आधारित है, इसी झूठ पर, इसी पर जंगल राज प्रोपगेट किया गया तो क्या कहते हैं आधारित है। इसीलिए भूमिका बनाता है कोई न कोई। नरेंद्र मोदी आता है जो लालू जी से आज भी डर है बहुत, उतना जितना कल था उससे। तेजस्वी से डरने लगा है। तो बिहार में तो आएगा ही, बार बार आएगा, पैसा भी देगा। लेकिन 11 वर्षों में क्या किया, स्पेशल पैकेज क्यों नहीं दिया बंटवारा में? तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 1,69,000 करोड़ रुपया का कहा कि स्पेशल पैकेज देंगे जो हानि हुई है, कहाँ दिया? वही नरेंद्र मोदी दे। क्यों नहीं? शुगर में तो सब लाभ बिक रहा है। जैसे कछुआ का अंग काट के कलकत्ता के बाजारों में बेचता है, वैसे मशीन से वो काट काट करके बेच दिया, जमीन बेच दी। ये नीतीश की सरकार में 20 वर्षों में। तो 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं कहा कि नहीं छोड़ो, हम लोगों का पलायन रोकेंगे, इसी को रिवाइव करेंगे और 2-4 और शुगर फैक्ट्री हम देते हैं। पोटेंशियलिटी है, किसान तो आज भी पैदा करना चाहता है। आप जिस पलायन और शुगर फैक्ट्री की बात कर रहे हैं सर, तो बिहार में पिछले 20-25 सालों में जो कैग की रिपोर्ट है, आधिकारिक रिपोर्ट है, कि लगभग आज़ादी के बाद से 3000 छोटे बड़े कल कारखाने थे। उसमें कई बड़ी चीनी मिली थी, जैसे मढ़ौरा की चीनी मिले जो बहुत विशाल थी, उसका तो एक ईंट बेच दिया गया पिछले 20 सालों में। पीएम मोदी आए थे तो उन्होंने मढ़ौरा का मिल चालू करने की बात कही थी, और ये भी कहा था कि यहीं के चीनी मिल की चीनी से बनी अगली बार आएंगे तो हम चाय पिएंगे। तो वो तो खैर जुमला ही हो गया, 5 साल से ज़्यादा हो गया। मेरा ये कहना ये है कि पलायन
और शुगर फैक्ट्री के पलायन रोकने की बात जिस तरह से की जाती है, तो क्या ये सब एक झूठ मूठ का सपना दिखाने की बात है, करते हैं लोग? बिहारियों को ठगता है, मूर्ख बनाता है। बिहारी मूर्ख अब नहीं है। बिहारी जितना देश में और राज्यों में लोग समझता है, सुने बिहारी बहुत प्रबुद्ध है। और इसी बिहार से आईएएस निकलता है, आईपीएस निकलता है, आईएफएस निकलता है, प्रोफेसर निकलता है, साइंटिस्ट निकलता है। इसी बिहार से पलायन होता है बुद्धिजीवी भी। इसी बिहार से लेबर भी निकलता है। इसीलिए वो जुमला है क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी का बिहार को ठगा है और आगे भी ठगेगा। आप लोग बिहार की जनता को ऐसा भरोसा क्यों नहीं दिलाते कि जब हम सत्ता में आएंगे तो तमाम चीनी मिलों को? हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, लेकिन तेजस्वी जी ने अपने भाषण में इन सारी चीज़ों को, जो सेंसिटिव चीज़ है और जो उपयोगी चीज़ है पलायन को रोकने के लिए, उस सब मुद्दों को कहा है, भाषण में चर्चा की है। और ये भी कहा कि हम आएंगे तो हम काम करेंगे, बिहार को बदलेंगे, बिहार में परिवर्तन लाएंगे, सुशासन की सरकार होगी, नारा नहीं होगा हमारा, ये सब कहा है। लेकिन अभी उन सारे मुद्दों को हम लोग मैनिफेस्टो में डालेंगे। जी 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 जी। आपसे आखिरी सवाल मेरा है सर, कि आपने जब प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया तो आपने कहा कि इस बार लालू का जिन निकलेगा, तो ये दावा आप कैसे, क्या आधार है, कैसे निकलेगा? और लालू का जिन का निकलने का मतलब है कि तेजस्वी यादव की सरकार इस बार बिहार में होगी। देखिए, इसके 3-4 कारण हम जानते हैं। एक तो लोग जो पिछड़े दलित अति पिछड़े हैं, जो वोट नहीं देते थे, लालू जी के जिद में शामिल थे, उसका मन बदला है। और वो देखा है कि भाई ये तो 3.5 आदमी हैं यहाँ, ठीक कहते हैं मंगनीलाल जी, तो सरकार को कंट्रोल किए हुए हैं। और नीतीश कुमार का तो दिमाग भी नहीं काम कर रहा, चल नहीं रहा है। और फील्ड में जो अफसर आया है, तो पहले तो हमारा भी अफसर होता था, अब नहीं हमारा अफसर है, वो है, वो सुनता नहीं है हमारा, वो दूसरे का सुनता है। एक कारण ये हो गया। दूसरे कारण ये हो गया कि नीतीश के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा हो गया इस वर्ग का बहुत ज़्यादा, कि आदमी न हमारा है न हमारे लिए करेगा, और ये आदमी कुछ नहीं है, दूसरे के हाथ में हथकंडा है हम प्रशासन करने का। तीसरी बात ये हो गई कि ये जो अति पिछड़ा दलित था, उसका झुकाव हुआ है आरजेडी के प्रति, नीतीश के खिलाफ। और जो तेजस्वी जी का व्यक्तित्व है, तेजस्वी की जो बोलचाल भाषा है, भाषण है, भाषा और भाषण दोनों, तो उसमें बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। दृष्टिगत बात करता है, परिपक्व बात करता है, और मैच्योर्ड लीडर की बात करता है। तो ये सब पब्लिक में गया है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि 15 में सरकार महागठबंधन की बनी थी, और कुछ महीनों के बाद, 1.5 बरस के बाद यह सब भाग गया ये। जी जी। तो पलटू राम नाम लालू जी ने दे दिया, दूसरी बार भी भागा। तो फर्स्ट स्पीच जो तेजस्वी जी का बिहार विधानसभा में हुआ, वो वायरल हुआ। पिछड़ा समाज का लोग जयदे देखा तो उच्च जाति के लोग भी, लेकिन वो मौन हो गया। वो मौन हो गया कि भाई इतनी समझदारी से बात कर रहा है। लेकिन पिछड़ा उछल रहा था, जो वोटर नहीं था वो भी, जो नीतीश को वोट देता था, अति पिछड़ा वर्ग, तो वो भी उछल रहा था। कहा कि जो बहुत ललकारा है नीतीश कुमार को, अच्छा बोलता है, बच्चा होनहार है, ये सब कहा। इधर 15 के बाद इतने 10 वर्षों में तेजस्वी के प्रति इन वर्गों का जो वोट नहीं करता था, उसका झुकाव और आकर्षण दोनों है। और हम इसीलिए कहते थे, हम उनके बीच में जाते थे, मेरे पास आता था,
हेज का हेज घर जाते थे, यहाँ बदल गेली ठीक भा गेली हिला देवे, ये बोल करके चलाता लोग मैसेज देता। इसीलिए जो जिन था लालू जी का वो रिज्वाइन कर रहा है जमात में। जो जमात टूट गई थी, जो धारा कमजोर हो गई थी, उसको मजबूत कर रहा है, जमात बढ़ रही है। तो हमको वोट का परसेंट और चाहिए, 34% हमको है, अति पिछड़ा का 36% है। तो हम तो लेंगे अति पिछड़ा का वोट, दलित का भी लेंगे, तो हमारा परसेंटेज तो जंप कर जाएगा, उसका परसेंटेज घट जाएगा। तो जीत तो हमारी है, अर्थमेटिकली भी सोशली कैलकुलेशन से पर भी जीत है हमारी। तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। जनशक्ति प्रबल है, सामाजिक न्याय की शक्ति जुट रही है, जुट गई है। और तेजस्वी जी के अपना भी व्यक्तित्व ने उसमें चमत्कारिक रूप से प्रभाव डाला है। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर, और आपको बहुत शुभकामनाएं, आपकी सरकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी।